हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी आप लोग ठीक होंगे। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेविन, और ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये एक बिल्ड टूल पे सीरीज है। मेविन एक बिल्ड टूल होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, मेविन क्या है? एक बहुत ही पावरफुल बिल्ड ऑटोमेशन टूल है। और ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, मोस्टली फॉर द जावा प्रोजेक्ट्स। अब देखो, बिल्ड टूल क्या है? क्योंकि जावा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, एक तरीके से जावा जो है कंपाइल्ड, आपकी कंपाइलेशन ज़रूरी होता है कहीं पर भी आपको। आपको जावा का कोड आपको रन करना होता है, राइट? प्रोजेक्ट होता है, जब भी प्रोजेक्ट होगा तो बहुत सारी फाइल्स होंगी, उसको कंपाइल करोगे, देन फिर उसको आप रन कर पाओगे। तो एक तरीके से वही, ये आपका बिल्ड कर पहले कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद आपका टेस्टिंग, आपके जो टेस्ट केसेस होंगे, जो भी आपने यूनिट टेस्ट केसेस लिखे होंगे, वो भी आपके एग्जीक्यूट करके देगा ये मेवन। एंड और साथ ही साथ आपका इसके अंदर ये आपका पैकेज बना के दे देगा आपको, एक सिंगल फाइल बना के देगा, जार फाइल या जो भी आप चाहते हो। ठीक है। तो ये बहुत, ये सारा का सारा जो है ना, आपका पूरा का जो लाइफ साइकिल है उसको बहुत स्ट्रीमलाइन कर देता है। और बहुत एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये सिंपलीफाई कर देता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जावा प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा जान खाने वाली चीज़ होती है, लेकिन जो मेवन है तो ना, ये इतना सिंपलीफाई कर देता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, बहुत बेस्ट है ना। और बहुत ही प्रोजेक्ट सेटअप भी बहुत सिंपलीफाई कर देता है हमारे लिए मेवन। और इसमें एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाइल होती है मेवन की, पॉम डॉट एक्सएमएल, जिसको इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। तो ये वो से एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम अपनी बिल्ड, हमें बिल्ड क्या करवाना है वो सब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन, वो भी सारी की सारी डिटेल हम वहाँ मेंशन करते हैं। जब भी हम मेवन की कुछ भी कमांड चलाएंगे ना, तो मेवन क्या करता है, मेवन इस पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल को देखता है, प्रोजेक्ट में रखी होगी। और फिर ये जो भी उसके अंदर आपने डिटेल्स डाली हैं, डिपेंडेंसी कुछ भी डाला है, हम जो अभी आगे चल के इस सीरीज में देखेंगे भी, वो सारा का सारा ना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है उस पॉम डॉट एक्सएमएल में से देख के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है हर किसी मेवन प्रोजेक्ट के अंदर। ये फाइल होना तो जरूरी है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग फॉर द मेवन, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और बहुत ऐसे की फीचर्स हैं मेविन के, जैसे कि मैंने अब कुछ ऐसे बता भी दिए कि, तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इतना सिंपलीफाई कर देता है, बहुत ही बेस्ट कर देता है ना। बिल्ड लाइफ साइकिल को मैंने जैसे बताया, इसमें बहुत अच्छी चीज़ होती है, पूरा बिल्ड लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। जिसमें ये कुछ फेजेस होते हैं, जैसे वैलिडेट हुआ, कंपाइल करेगा, फिर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेगा, एक पैकेज बना देगा, वेरीफाई करेगा, एक इंस्टॉल कर देगा हमारी लोकल रिपोजिटरी के अंदर, और फिर डिप्लॉय भी कर देगा। डिप्लॉय विच मीन्स डिप्लॉय इन द केस के जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी आर्टिफैक्ट है, उसको ये पब्लिश कर देगा अपनी आर्टिफैक्ट, अपनी हमारी रेपोजिटरी, या फिर जो भी आर्टिफैक्ट्री आपने सेटअप की होगी अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। ये थोड़ी सी सारी की सारी चीजें, है ना, आपको शायद हो सकता है अभी बड़ी कंफ्यूजिंग लगी अगर आप न्यू है मेवन के अंदर। जो लोग मेवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए तो पता कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी थोड़ा, उनके लिए तो ये सारी चीजें आपने टर्म्स सर पहले सुनी होंगी। लेकिन जो लोग न्यू है उनके लिए थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें मेवन करता है, राइट? तो ये, हाँ, ये तो एकदम सच बात है, मेवन बहुत सारी चीजें हमें करके देता है। और हो सकता है वही एक साथ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है, इसलिए मैं मतलब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ हर चीजों के बारे में। तो ये चीज करते हैं, और ये हम इसके आगे वाली जो वीडियो है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए ना, फिर आपको और ये और अच्छे से समझ में आने वाला है। एंड इसमें और भी जैसे कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे एक रिलीज रिलीज प्लगइन का ऐसा फीचर है जो हमें प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। वो तो एक ऐसा प्लगइन मैंने देखा है, मेविन के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज की डेट में चल रहे हैं, सभी लोग, सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं उसी रिलीज प्लगइन का यूज करते हैं, मेविन रिलीज प्लगइन का, अपने प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए। एक इसके अंदर, मेविन के अंदर एक प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, जिसमें हम, क्या होता है कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल कुछ डेव इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चलना चाहिए, टेस्टिंग इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा, हम हमारे बिल्ड ऐसी चलनी चाहिए, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए कुछ ऐसी बिल्ड चलनी चाहिए, है ना। तो एक तरीके से कस्टमाइजेशन हमें देता है फॉर क्रिएटिंग अवर बिल्ड फॉर द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए। एक इसके अंदर एक असेंबली प्लगइन का एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, कहीं कहीं मैंने देखा है। एक होता है मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट वाली चीज़ होती है, जो एक बहुत ही बड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। वहाँ पे क्या होगा, सब प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर एक आपका पेरेंट प्रोजेक्ट होगा, फिर उस तरीके से आपका एक एक सिंगल प्रोजेक्ट से आप सारे के सारे वो सब प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं।
और कई सारे ऐसे मेवन के बेनिफिट्स हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, बिल्ड प्रोसेस को पूरा, जो बिल्ड लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीटली जो है स्ट्रीमलाइन कर देता है। इसका बहुत ही इजीली इंटीग्रेशन होता है किसी भी CI/CD पाइपलाइन में, क्योंकि एक सिंपल सी कमांड होती है, कुछ इंस्टॉलेशन करना होता है, बस दैट्स इट, आपका पूरा इजीली इंटीग्रेट हो गया आपको पूरा का पूरा मेवन। और मेवन में जो भी आप रन कर रहे थे वो आप अपना CI/CD पाइपलाइन में रन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ वो है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, क्योंकि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, वो बहुत जान खाने वाली चीज़ है। ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है मेवन इसको तो। एंड क्योंकि क्योंकि क्या होता है, आप डिपेंडेंसी कर रहे हो, अब क्या होता है उस डिपेंडेंसी की कुछ डिपेंडेंसी है, तो ये मेवन जो है खुद ब खुद जो है इस चीज़ को हैंडल कर लेता है खुद ब खुद। अगर मान लो एक डिपेंडेंसी है किसी स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी, उसने भी स्प्रिंग बूट स्टार्टर स्टार्टर वेब पैक की एक डिपेंडेंसी आपने ऐड करी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मान लीजिए उस जो डिपेंडेंसी ऐड करी है उसकी भी कुछ ऐसी डिपेंडेंसी है, 4 से 5 डिपेंडेंसी, क्या मुझे वो सब भी ऐड करने की जरूरत है? नहीं। ये सब ना, ये मेवन खुद ब खुद हैंडल कर लेगा, वो खुद ब खुद ऐड करके डाउनलोड करके अपने आपके इसमें प्रोजेक्ट के अंदर पैक कर देगा। इतना ज़्यादा, इतना इजीली होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है हमारे लिए सारा का सारा काम। और बहुत सारे इसमें जैसे प्लगइन्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम और भी ज़्यादा अपनी बिल्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चलो इसको मैं जल्दी से ना, जल्दी एक बार इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। और इसका एक प्रीरिक्विजिट है मेवन का, वो ये कि आपके पीसी में या जिस भी मशीन में आप मेवन की कमांड चलाओगे, मेवन इंस्टॉल करोगे, उसमें जावा जो है पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए, है ना। और एक ये है कि जावा होम का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए, जिसमें उसकी लोकेशन होनी चाहिए जावा होम के अंदर जहाँ पे आपकी जावा इंस्टॉल्ड है, राइट। तो ये चीज़ है। अब देखो एक बार ये स्टेप्स देख लेते हैं क्लियरली। सबसे पहले आते हैं लिनक्स के ऊपर, क्योंकि लिनक्स और मैक के जो स्टेप्स है वो बड़े सिंपलर हैं। थोड़ा फिर विंडो पे आते हैं। देखो लिनक्स में क्या है, एक बस सिंपल कमांड चलानी है आपको, जो भी आपका आपकी लिनक्स का जो भी पैकेज मैनेजर है, जो भी जैसे कि उबंटू डेबियन में एप्ट होता है, और जैसे ही हमारा अमेजोन लिनक्स सेंटोस में यम होता है, तो यहाँ पे बस ये आपको कमांड चलानी है, sudo apt install maven। और जैसे जो अदर लिनक्स के फ्लेवर्स हैं इनमें आप चला सकते हैं ऐसे यम इंस्टॉल मेवन। ये बस आपको कमांड चलाओगे, सिंपल ये आपका वो मेवन जो इंस्टॉल कर देगा, और साथ ही साथ आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह जो भी इससे रिलेटेड होगा वो खुद ब खुद सेट कर देगा। अब इसका एक मैनुअल इंस्टॉलेशन होता है कि आपकी जो एक बिन बाइनरी टार फाइल जो होती है वो आप मेवन की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करके एक लोकेशन के ऊपर डाल दो। अब इसके अंदर वही चीज़ है, लोकेशन के ऊपर डाल दोगे, फिर उसमें एक आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा M2 होम, और पाथ में भी उसको सेट करना होगा इस तरीके से। बाकी मैं बताऊंगा लिनक्स का सबसे बेस्ट वे होता है जो पैकेज मैनेजर होता है ना, वहाँ से सबसे दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। बस एक सिंगल कमांड चलाओ, सब वो सब कुछ का आपका काम करके दे देगा। sudo apt install maven या फिर sudo yum install maven, सब कुछ करके दे देगा। और फिर एंड में अपनी वेरिफिकेशन के लिए चला दो mvn-v, इससे आप चेक कर लो। मैक ओएस में भी जो है सिंपलर स्टेप है इंस्टॉल करने के लिए, वाया होम ब्रू आप इंस्टॉल कीजिए। बस एक कमांड चलाओ अपने टर्मिनल पे, ब्रू इंस्टॉल मेवन, वो सब कुछ सब अपना काम कर देगा। और फिर आप अपने बस इसमें मेवन वर्जन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसका भी मैनुअल इंस्टॉलेशन जो है इसमें भी जो है लिनक्स जैसा ही है। अगर आप करना चाहते हो, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप मैनुअल इंस्टॉलेशन की तरफ जाओ, वो ये कि जो बाइनरी टार फाइल है वो मेवन से आप डाउनलोड करो, उसको एक जगह पे एक्सट्रैक्ट करो एक लोकेशन के ऊपर, और जो लोकेशन जिस पे एक्सट्रैक्ट किया उसमें जो है एक M2 होम नाम पे एक वेरिएबल सेट कर दो एक्सपोर्ट करके, और एक उसको ही उसी को सेम जो है पाथ में भी सेट कर दो। अब आ जाते हैं विंडोज में इंस्टॉलेशन के लिए। विंडोज का इंस्टॉलेशन क्या है, ये डाउनलोड पेज पे आप जाओ, यहाँ से जो है एक जिप फाइल, बाइनरी जिप फाइल होगी, उसे डाउनलोड करो, एंड देन इसको एक्सट्रैक्ट करो एक लोकेशन के ऊपर। एंड फिर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, फिर आप जो है एक अपना मेवन होम नाम का एक वेरिएबल सेट करो, और ये इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी आपकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया था। यस, फिर दैट्स इट। और उसके बाद अपना mvn-v चला दो, यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। डाइव लेंगे मेवन के बारे में। मेवन इसमें अ, इसकी जो बिल्ड है, इसकी जो मेन फाइल है जो pom.xml है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। मेवन क्या करता है, मेवन को चाहिए एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, है ना। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक, जिसमें कि सबसे पहले रूट लोकेशन पे आपकी इनकी जो फाइल है, जो मेन बार बार हमेशा मैं कह रहा हूँ मेवन के केस में pom.xml फाइल जो है इनकी जो मेन फाइल होती है सबसे ज़्यादा मेवन के केस में,
जिसमें सारा का सारा बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ लिखा होगा मेवन के बारे में। मेवन जब भी आप कोई भी कमांड परफॉर्म करोगे उसके लिए वो सब मेवन जो है सबसे पहले इसी फाइल के ऊपर जाके जाएगा और फिर वो एग्जीक्यूट करेगा जो भी लिखा है उसके अंदर, है ना। तो देखो रूट लोकेशन में पॉम है एंड देन आपकी सोर्स डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपका मेन एप्लीकेशन जावा कोड लिखा हुआ है और देन फिर आपका टेस्ट वाला लिखा हुआ है जिसके अंदर आपके टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो ये वाली जो चीज़ है ये आपकी वही पैकेज आ गया, आपका पैकेज का नेम आ गया और यहाँ पर आपकी सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी। यहाँ पे अगेन वो पैकेज का नेम टेस्ट के फोल्डर के अंदर अंदर आपकी टेस्ट की सारी क्लासेस आ गई। एक बारी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मेरे पास भी भरा हुआ है एक रेपोजिटरी में। ठीक हो, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लेफ्ट पैनल में, देखो ये वाला एस आर सी, ये डॉट एम पी एन को आप इग्नोर कर सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पे एस आर सी आ गया। एस आर सी के बाद ये डॉट गेट इग्नोर है ये तो, और ये मेवन की जो है क्या, जब भी हम मेवन को इनिशियलाइज वगैरह करते हैं तो ये दोनों फाइल हमें दे देता है, मतलब इसको मैं रिमूव भी करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे एस आर सी आ गया, एस आर सी और फिर ये सही साथ ही में पॉम डॉट एक्सएमएल है। अब एस आर सी को ओपन किया मैंने, देखो यहाँ पे मेन आ गया, मेन के अंदर वही जावा देन पैकेज का नेम, ठीक है, फिर यहाँ पे फोल्डर अगेन, फिर यहाँ पे मेरी फाइल्स बनी हुई हैं कुछ, ये सारी की सारी फाइल्स आ गई हमारी मेन जावा कोड, ये आ गया एप्लीकेशन के अंदर, टेस्ट केसेस टेस्ट क्लासेस की ये आ गई। ठीक है, ये मेवन जो है हमें इस तरीके से एक्सपेक्ट करता है कि आपका इस तरीके से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा, एसआरसी के अंदर आपका सारा का सारा कोड होगा, मेन एंड टेस्ट होंगे और सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेरेंट रूट लोकेशन पे फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल होगी, वो ये। अब देखो जो रूट पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, ये रही हमारी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल इस तरीके की दिखती है एक, ये तो देखो जो दिख रहा है आपको ना बहुत ही थोड़ी बेसिक है, मुश्किल से 54 लाइन की फाइल है। लेकिन जो बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 4,000 5,000 इतनी इतनी लेंथियर पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती हैं, जो बहुत बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। तो जरा बेसिक से चलते हैं, यहाँ पे जरा मेवन के पास ही चलते हैं, मेवन की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। देखो ये है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट के लिंक मैं पेस्ट भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके गो थ्रू भी करना। सबसे पहले जो मेवन के बेसिक्स है, मेवन के जो कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, जिन्हें बोलता है ये तीन चीजें बोली जाती हैं, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, है ना। ग्रुप आईडी क्या होती है, ग्रुप आईडी में बेसिकली आपका ना वो आता है आपका जो भी पैकेज का नेम होगा, पैकेज का नेम आएगा, ये ध्यान रखना, नॉट दी आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट का नेम या फिर जो भी आर्टिफैक्ट बनने वाला है उसका नेम नहीं, उस पैकेज का नेम जिस पैकेज के अंदर वो आता है, ठीक है। अब पैकेज का नेम क्या था, जैसे कि हमारे इस वाले केस में ये था, देखो अब जैसे मैं दिखाऊं आपका ग्रुप आईडी में क्या आ गया, फॉर्म डॉट डेवॉप्स डॉट प्रशांत डॉट जेपी, है ना ग्रुप आईडी। अब आर्किटेक्ट में मैंने क्या लिया, जेपी ही ले लिया, मतलब यहाँ पे कुछ और नाम भी आ सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे जेपी लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आर्टिफैक्ट आईडी और ग्रुप आईडी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। ग्रुप आईडी के अंदर आपका पैकेज का नेम आता है जनरली, और आर्टिफैक्ट आईडी के अंदर आप वो नेम रखोगे जो भी आपके आर्टिफैक्ट का नेम बनने वाला है, राइट, तो ये उसको आर्टिफैक्ट आईडी आ जाती है। तीसरी चीज आती है हमारे पास वर्जन, है ना। वर्जन एक वो होता है ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट का वर्जन, जिस भी वर्जन के लिए आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो या फिर जिस भी वर्जन के आप रिलीज करने वाले हो, है ना, वर्जन, तो वो वहाँ पे वर्जन आता है। ये जो आपको हाइफन स्नैपशॉट दिख रहा है ना, थोड़ा सा भी इसमें वीडियो में थोड़ा जब एंड होगी ना तब इसके ऊपर आएंगे ये हाइफन स्नैपशॉट क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो अगली चीज आ जाती है नेम। नेम तो एक सिंपल चीज है, अब भी जो भी एक सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का डिटेल्स के लिए कि आप क्या नेम है इस प्रोजेक्ट का, तो वो आप डाल सकते हो। अगला है इसका डिस्क्रिप्शन टैग, है ना, डिस्क्रिप्शन टैग जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाल दो अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ठीक, अब थोड़ा चलते हैं ऊपर। ऊपर है ये देखो, ये जो आपको जो शुरू की 3 4 लाइनें दिख रही है ना, ये एक ऐसी 4 लाइनें हैं, ये किसी प्रोजेक्ट से डिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, ये तो ये मान लो पेवर कोई भी मेवन प्रोजेक्ट होगा जिसमें पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है ये वाली, तो ये जो 4 लाइनें ना ये होनी मैंडेटरी ही है, अदरवाइज आपका मेवन भी वर्क नहीं करने वाला। ये एक तरीके से मेवन कहता है आप पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल लिखो, ये हमारी बस ये जो जो शुरू की ये 2 3 लाइनें ना ये हमारी इंक्लूड कर लेना, और बाकी अब जो भी उसके बाद जितनी भी लाइन है वो आप अपने तरीके से उसको हैंडल करो, जिस भी तरीके से आपको लिखना है वो लिखो, लेकिन ये जो शुरू की 4 लाइन है ये हमारे लिए मैंडेटरी है, तो आप इसको इंक्लूड जरूर कर दो। एक बेसिक, बहुत ही बेसिक फॉर्म के लिए ये 4 चीजें ये 3 4 चीजें होना जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक तो यही जो मैंने बताया प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये जो जो मैंने 3 4 लाइनें जो आपकी मेवन की जो मैंडेटरी होती हैं ये लाइन, ये आपको डालनी ही डालनी है, प्रोजेक्ट मॉडल वर्जन, ठीक है। और आपका ये ग्रुप आईडी आएगा, ग्रुप आईडी के अंदर आपका वो प्रोजेक्ट
पैकेज का नेम आ गया, आर्टिफैक्ट आईडी के अंदर आपका आर्टिफैक्ट का नेम आ गया, एंड देन वर्जन के आपके अंदर वर्जन नंबर आ गया, जिस भी वर्जन के लिए आप अपना प्रोजेक्ट जो है बिल्ड कर रहे हो, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हो, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अदर अदर टैग्स भी होते हैं, इसको ना टैग्स बोला जाता है एक तरीके से फॉर्म में, कि ये ग्रुप आईडी का टैग है ना, आर्टिफैक्ट आईडी का टैग हो गया, ये वर्जन का टैग हो गया, राइट। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे टैग हैं जो इसके अंदर यूजफुल होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने जो जिस प्रोजेक्ट पर मैं हूँ उस पर ही चलते हैं वापस से, उसमें ही भाई कई सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसमें ही देख के थोड़ा समझते हैं। अब आ जाते हैं देखो प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टी इज जस्ट काइंड ऑफ अ वेरिएबल, ये आप मान लीजिए, राइट। वेरिएबल जैसे कि कहीं पे पाइथन में या फिर कहीं पर जावा में वेरिएबल्स हो गए ना, कुछ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हमने एक जगह डिक्लेयर कर दी, और फिर उसको उसकी नेम से हम बाद में चल के यूज कर सकते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, अब मुझे जो है बार बार कहीं पर भी ना हार्ड कोडेड वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है नीचे भी, बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले जो प्रॉपर्टी का नेम है ना, जावा डॉट वर्जन, बस ये लिखूंगा। और ये किस तरीके से लिखना है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे जावा डॉट वर्जन है, वैसे अगर मैं देखूँ तो ये जावा डॉट वर्जन मैंने कहीं यूज़ नहीं किया है, बट यहाँ पे, बट इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये जो वर्जन है, अगर यहाँ पे ये हटाना चाहूँ और इससे रिप्लेस करूँ बाय, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, तो ये होगा आपका डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा जावा डॉट वर्जन। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका ये वर्जन जो है यहाँ पे इस पे रिप्लेस, जब भी मेवन चलेगा उससे रिप्लेस करके इसको यूज़ कर लेगा। अब प्रॉपर्टी का देखो, प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा यूज़ तो ये है कि एक ही जगह पे होता है ना, एक एक मान लो एक कुछ ऐसे वर्जन है जो मल्टीपल जगह आपकी फॉर्म में यूज हो रहे हैं, 10 या 15 जगह यूज हो रहे हैं। अब वो ये है कि आप उसमें एक वो जो अपने प्रॉपर्टी का नेम से आपने नीचे रेफर कर रहे हो, और एक ये जहाँ पर ऊपर जो है एक ही जगह पे बस उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है आपने, और वो ये है कि आपने हार्ड कोडेड नहीं की हुई हर जगह पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर है, वो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अब वो की डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट, ये देखिए इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, कि एक पहले लिखेंगे डिपेंडेंसीज, एंड देन फिर उसके अंदर इंडिविजुअल डिपेंडेंसी की डिटेल्स डालेंगे। इंडिविजुअल डिटेल्स ये इस तरीके से होती है, हर एक डिपेंडेंसी की डिटेल उसकी खुद की ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन होती है ना। अब ये आप चीज कहोगे कि यार प्रशांत एक चीज बताओ, अब ये इतनी सारी चीजें, ये डिपेंडेंसी क्या हमें याद करनी पड़ेंगी इतनी सारी चीजें? नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ प्री प्रिपेयर्ड है, सब कुछ मेवन की रेपोजिटरी में, मेवन की खुद की एक रेपोजिटरी है, वहां से जाके आप देख सकते हो। और ये किस तरीके से देखोगे, देखो ये, अब देखो जैसे कि ये एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। अब ये डिपेंडेंसी मैंने कैसे लगाई, राइट। अब देखो मैं दिखाता हूँ, अब देखो क्या है, एक मेविन की मैं बता रहा हूँ, मेविन की रेपोजिटरी है, जहाँ पे सारी की सारी जो है ना डिपेंडेंसी लिस्टेड रहती है, जहाँ पे सारी डिपेंडेंसी की डिटेल्स रहती हैं, वो ये है ना, mvnrepository.com। यहाँ पे आइए आप, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सर्च कर लो जो भी आपको डिपेंडेंसी डालनी है, सिर्फ बेसिक नेम ही सर्च कर लो, जैसे कि मुझे चाहिए था पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल मैं डाल देता हूँ बस। अब उसकी ना डिटेल उसकी वो आ जाएगी, देखो यार पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जीडीबीसी ड्राइवर, ठीक है। अब मैं इस पे चलता हूँ कि उसको लिखना कैसे, उसकी ग्रुप आईडी क्या है, उसके आर्टिफैक्ट आईडी क्या है, उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है ना। जैसे ये लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है, इस पे जाऊँ, अगर मैंने इस पे जाऊँ, देखो यहाँ पे मुझे उसकी वो दे दी उसने, पूरा वो दे दिया डिपेंडेंसी क्या मुझे ऐड करनी है मेवन के केस में, देखो राइट, दिख रहा है आपको ये वही चीज़ है देखो, पोस्टग्रे वाली है। मैं बस इसे क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा अपनी पे अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर दूंगा। और ऐसे कई सारी डिपेंडेंसी हैं जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि GWT में यहाँ सर्च करूँ, या फिर सर्वलेट एक होती है, उसको सर्च कर लेते हैं। देखो ये जावा सर्वलेट आ गई यहाँ पे, इसको क्या है मैंने यहाँ पे किया ये, और यहाँ से बस इसमें कॉपी किया मैंने, और बस उसको पेस्ट कर दूंगा बस मैं अपनी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। तो यहाँ से यहाँ ये एक वो है मेवन रेपोजिटरी है, सेंट्रल रेपोजिटरी मेवन की। यहाँ पर आप आओ, यहाँ पे सर्च करो उस डिपेंडेंसी के बारे में, देखो उसकी डिटेल्स, देखो क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसको किस तरीके से डिपेंडेंसी का वही उसकी आर्टिफैक्ट आईडी किस तरीके से लगानी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो सारी की सारी चीज़। अब देखो इसके अंदर एक चीज है, हमारा अगला टैग है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग वो डिफाइन करता है कि आपको का जो भी आर्टिफैक्ट फाइनल बिल्ड होगा, वो इसका क्या पैकेजिंग होगा, टाइप उसका वॉर होगा, उसका जार होगा, इसका ER होगा, या कई सारे टाइप के होते हैं। और अगर मैं देखो मेवन की डॉक्यूमेंट में जाऊँ ना, वहाँ पे सारे के सारे ये सब लिखा है उसका, कि कौन कौन से पैकेजिंग टाइप जो है अ, ये सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे देखो ER, EJB, जार, रैर, वॉर, जिप भी करता है, कई सारी चीजें होती हैं इसमें, है ना।
अब देखियो इसमें कई सारे जो मोस्टली यूज होता है वो जार होता है, और जार इसका बाय डिफॉल्ट होता है पैकेजिंग टाइप। अगर कभी आप पैकेजिंग टैग अगर लिखो भी ना अपनी फॉर्म के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट जार को बिल्ड करेगा। और अगर आप कुछ मेंशन कर दो कि रार, वॉर या ईयर, तो वो उसको बिल्ड करेगा। ठीक है। तो जब वो बिल्ड कर देगा, बिल्ड करने के बाद वो फाइनल आपका पैकेज बना के आपके लोकल रेपोजिटरी के अंदर, लोकल पीसी के अंदर बना के रख देगा एक लोकेशन के ऊपर। अब देखो अगली चीज पे चलते हैं हमारी, वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट क्या होती है कि ना, उसके अंदर उस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट टैग के अंदर वो सारी डिटेल होती है हमारी रिमोट आर्टिफैक्ट्री, विच मीन्स रिमोट रेपोजिटरी की डिटेल्स होती हैं। अगर मान लीजिए जो भी बिल्ड आर्टिफैक्ट आपका बन के आपकी पीसी के अंदर स्टोर हो गया, अब एक एक ऑप्शन ये भी होता है कि जब भी आपका बिल्ड आर्टिफैक्ट बन गया तो उसके कहीं रिमोट लोकेशन पे आपको पब्लिश करना होता है, राइट। ये एक उसको बोलते हैं जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट, जो वो जो सबसे ज़्यादा मोस्टली वाइडली यूज़ किया जाता है ये सारे के सारे बिल्ड आर्टिफैक्ट को स्टोर कराने के लिए। और भी कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो इसको मिलते हैं हमारे पास, नेक्सस करके एक नाम है, वो है। मतलब जेफ्रॉग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये एक इस तरीके से है कि हम जो बिल्ड हुआ है हमारा आर्टिफैक्ट, वो उसे हम पब्लिश करना है, और उस उसे कहाँ पब्लिश करना है उसकी सारी की सारी डिटेल आप इस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट टैग होगा उसके अंदर डालेंगे, है ना। ये जब भी नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियो में जब हम इसको आर्टिफैक्ट को पब्लिश कर रहे होंगे ना, वहाँ देखेंगे, वहाँ पे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का टैग लगा के वहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स डाल रहे होंगे। अब वापस से जाते हैं, वो स्नैपशॉट और वर्जन वगैरह वाली जो चीज़ थी वो क्या थी भाई। वो अभी जो मैंने कहा था कि वो थोड़ा बाद में देखेंगे। देखो क्या होता है, कभी भी कोई रिलीज जा रही है, कभी भी कोई वर्जन के लिए डेवलपमेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाले वर्जन के लिए डेवलपमेंट चल रहा है 001 के लिए, ठीक है। एक मान लीजिए इनिशियल रिलीज है 001 के लिए चल रहा है, तो मेवन कहता है कि भाई जब भी आप, क्योंकि अब डेवलपमेंट कर रहे हो, राइट, आप अपनी ये जो आर्टिफैक्ट है इसको भी पब्लिश करो कहीं जगह, हर बार बनाओगे, ठीक है। बार बार बनाते रहोगे, और एक बार आएगी ऐसा कि जब एक फाइनल रिलीज भी एकदम डेवलपमेंट के बाद एक फाइनल आप एक रिलीज भेज दोगे ना, तो वहां पर भी एक उसको बनाओगे, राइट। तो इन दोनों चीज को, विच मीन डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट को बार बार बना रहे हो और एक फाइनल जब एक रिलीज आर्टिफैक्ट बनाओगे, तो इन दोनों को ना सेग्रीगेट करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जब भी आप रिलीज करोगे, रिलीज के लिए तो प्रॉपर वर्जन चाहेगा, विच मीन्स ये 001, है ना। और लेकिन जब उससे पहले जो काम हो रहा है हमारा, दो तीन मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, हम क्या करेंगे कि उस डेवलपमेंट जब कर रहे हैं ना, उस टाइम हम ये 00 वर्जन, जो भी रिलीज वर्जन जा रहा है ना, उसको यूज नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा ना, सेग्रीगेशन रहेगा। जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक हमारे पास पता रहेगा कि 00 अच्छा ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में क्या कहेंगे कि हम ये कि हमारे पास वो मेवन कहता है कि आप ना डेवलपमेंट वर्जन के लिए जो भी वर्जन रिलीज कर रहे हो उससे में ना सफिक्स लगा दो हाइफन स्नैपशॉट। जिससे कि क्या होगा, मान लीजिए आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट में आपने 10 बार आर्टिफैक्ट को बिल्ड करा, 10 बार बनाया, आपका अब उसका नेमिंग क्या होगा, मान लीजिए रिलीज वर्जन हाइफन स्नैपशॉट, विच मीन्स इस केस में 001 हाइफन स्नैपशॉट। आप बार बार बनाते रहो, एक दिन में 5 बनाया आपने, दोबारा टेस्टिंग करी, दोबारा बनाया, दोबारा टेस्टिंग करी, दोबारा बनाया, दोबारा टेस्टिंग करी। मान लो आपने 25 बार बिल्ड करा, 25, और जो 25वीं बार जो बिल्ड किया वो आपका फाइनल, वहां पे आपका टेस्टिंग एकदम कंप्लीट हुई, वहां पे टेस्टिंग एकदम सक्सेसफुल हुई। अब क्या करोगे कि भाई, और मेवन कहता है फिर कि भाई ठीक है, उसके बाद क्या करो आप, अब जब आपको रिलीज करना है, फिर आप इस हाइफन स्नैपशॉट को हटा दो यहाँ से, फिर आपका वर्जन सिर्फ ये रह जाएगा 001, और फिर आप उसको रिलीज कर दो। और जो फाइनल जो आपका एक आर्टिफैक्ट बनेगा, वो बनेगा किस वर्जन पे, 001 पे बन गया। अब वो एक आपका जो है एक रिलीज वर्जन आर्टिफैक्ट कहलाया जाएगा। क्योंकि देखो इसमें ना रिलीज मैनेजमेंट का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट ये मेवन हमें प्रोवाइड करता है कि आप जो है डेवलपमेंट वर्जन का जो आर्टिफैक्ट है और जो रिलीज वर्जन का आर्टिफैक्ट है, दोनों को सेग्रीगेट कर देता है ये हाइफन स्नैपशॉट को, अगर हम यूज करते हैं एज अ जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सेग्रीगेशन मिलता है हमें, क्योंकि स्नैपशॉट जहाँ पे अगर किसी आर्टिफैक्ट के नेम में वर्जन हाइफन स्नैपशॉट दिखेगा, तो साफ साफ क्लियरली दिखेगा कोई कभी डेवलपमेंट चल रहा होगा, डेवलपमेंट वर्जन का एक आर्टिफैक्ट है। और वो उस पर हम कभी भी रिलाय नहीं कर सकते, राइट। कभी भी हमें दिखेगा अच्छा ये तो रिलीज वर्जन है ही नहीं, अगर कहीं एक आर्टिफैक्ट दिख रहा है जिस पे वर्जन है 001, या फिर कोई भी वर्जन नंबर है 5.01 या 5.1, है ना, सिर्फ वो वर्जन है, विच मीन्स उस पे देख कर लग रहा है कि ये एक रिलीज वर्जन है, और रिलीज वर्जन आर द स्टेबल वर्जन, तो उस पे हम रिलाय कर सकते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा रिलीज मैनेजमेंट को थोड़ा ज्यादा अच्छे से लाने के लिए, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने ये यहाँ पे मेवन इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस हाइफन स्नैपशॉट आप यूज करो। तो ये चीज है।
तो देखो बेसिक बेसिक चीजें हमने ना मेवन की थोड़ी थोड़ी कवर कर ली है इस वीडियो के अंदर, क्या होती हैं पे पॉम के ये सारे के सारे टैग क्या होते हैं। और सॉरी, एक चीज मैं भूल गया हूँ, एक है पेरेंट। पेरेंट क्या होती है, पेरेंट मैं बताता हूँ। पेरेंट एक टैग होता है। पेरेंट टैग क्या करता है कि इसके अंदर हम जो डिटेल्स डालते हैं ना, इसमें वो आती हैं सारी की सारी। कोई भी एक ऐसा आर्टिफैक्ट आएगा, मोस्टली जनरली यहाँ पे ना हम के किसी पेरेंट फॉर्म का डिटेल डाल रहे होते हैं, जिससे क्या होगा। अब देखो ये हमारी प्रोजेक्ट की मेन फॉर्म है, इसमें हमने यहाँ पे डिटेल डालेंगे किसी एक पेरेंट फॉर्म की डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जो डिटेल्स होंगी ना उस पेरेंट फॉर्म की वो वैल्यू ना इनहेरिट भी हो जाएंगी। मान लीजिए एक फॉर्म यहाँ ये जो है ना, ये एक फॉर्म आने वाली है, यहाँ पे किसी आर्टिफैक्ट्री में कहीं पर रखी हुई है ये इसकी स्प्रिंग बूट, इसकी मेवन की कहीं पे रेपोजिटरी में वहाँ पे पॉम है ना। और ये पॉम जो है, जब भी ये वो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट, मेवन की कमांड चलाएंगे हम इसमें, तो इससे एक पॉम आएगी। उसमें पॉम में कई सारी डिटेल, उसमें कई सारी डिपेंडेंसी लिखी है, उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज लिखी है ना। वो क्या होगा, वो सारी सारी ना इनहेरिट होके हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी रन टाइम के ऊपर। और फिर वो उसी के ऊपर मेवन जो है उसको ऊपर जो भी डिपेंडेंसी यहाँ से आई, फिर उसको भी डाउनलोड करके उसको भी सारी सारी मानो बिल्ड कर देगा, राइट। तो ये एक तरीके से पेरेंट होती है, एक तरीके से ये इनहेरिट करने के लिए यूज किया जाता है। और हमारे इस पेरेंट फॉर्म की जो भी डिटेल होंगी, इसको मान लीजिए हम ये पेरेंट फॉर्म है, यहाँ से पेरेंट फॉर्म में से ये इसको इनहेरिट कर लेगा, सारी की सारी डिटेल जो भी आएंगी यहाँ से, है ना। तो ये चीज है पेरेंट वाली चीज। तो ठीक है, अब हम कवर करते हैं मेवन के बिल्ड लाइफ साइकिल के बारे में। देखो, अब मेवन की जो बिल्ड लाइफ साइकिल होती है, इसमें कई सारे फेजेस होते हैं, एक तरीके से मान लीजिए स्टेजेस होते हैं, और इसमें इसको मेवन की टर्म में फेजेस बोला जाता है। अब एक एक करके सारे फेजेस देखेंगे, क्योंकि एक एक देखो फेजेस में एक तरीके से बेसिक बेसिक जो हमें भी समझ में आ जाता है, कंपाइलेशन होता होगा जावा कोड का, टेस्ट एग्जीक्यूशन भी होता है, इसमें पैकेजिंग भी किया जाता है, और एक एक करके देखेंगे सारे के सारे फेजेस क्या होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सारे के सारे फेजेस एक एक करके देखना। सो देखो, ये हैं सबके फेजेस: वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, वेरीफाई, इंस्टॉल एंड डिप्लॉय। तो इस वीडियो में हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल तक कवर करने वाले हैं, डिप्लॉय को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और इसमें इंस्टॉल तक आपको जितने देख रहे हैं, वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, वेरीफाई, इंस्टॉल, ये तक देखेंगे। ठीक है, तो देखो वैलिडेट क्या करता है। वैलिडेट आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स को ये चेक करता है, मोस्टली देखता है आपकी वो करेक्ट है या नहीं। मोस्टली इसके अंदर देखा जाता है कि आपकी फॉर्म में कोई सिंटेक्स का इशू तो नहीं है, और सारी की सारी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद आपका फेज चलता है कंपाइल वाला। कंपाइल वाला आता है, कंपाइल का के अंदर क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जावा एक क्योंकि मेवन जो है मोस्टली जो जावा प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप अपने सोर्स कोड को कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, अगला फेज आता है हमारा टेस्ट का। टेस्ट विच मीन्स जो आपके यूनिट टेस्ट केसेस लिखे होंगे या इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखे होंगे, तो वो भी ये साथ साथ वहाँ पे आपकी मेवन की बिल्ड लाइफ साइकिल के अंदर, और उसको भी कंपाइल, टेस्ट क्लासेस को कंपाइल भी करेगा, साथ ही साथ उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट भी करेगा, राइट। और उसमें ऑब्वियसली उसका रिजल्ट वगैरह भी बताएगा, कौन से टेस्ट केसेस पास हुए हैं, फेल हुए हैं, अकॉर्डिंगली फिर वो आपको दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास हुए, कितने नंबर ऑफ फेल हुए। ठीक। नेक्स्ट फेज आता है हमारा पैकेज का। पैकेज के अंदर क्या होता है, जो भी आपका कंपाइल कोड हुआ है, विच मीन जो क्लासेस हुई है, जो आपकी जो भी आपकी डिपेंडेंसीज हुई है, लाइब्रेरीज हुई, प्लगइन्स हुए, वो सबको एक सिंगल के अंदर, पैकेज के अंदर जार, वॉर या जित जो भी आपने पैकेजिंग टाइप चूज किया होगा, फॉर्म में लिखा होगा, वो आपको वो पैकेज टाइप बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने जार टाइप यूज किया था, तो जार के अंदर एक हमारी सिंगल जार के अंदर, प्रोजेक्ट की जार के अंदर बना, उसके अंदर सारी की सारी हमारी कंपाइल क्लासेस होंगी, वहाँ इसी में ही सारी की सारी हमारी डिपेंडेंसी की जार्स होंगी, प्लगइन्स, लाइब्रेरी, वो सब होंगी। ठीक है, उसके अंदर पैकेजिंग वो आपको करके दे देगा फाइनल। नेक्स्ट स्टेज फेज आता है हमारा वेरीफाई के अंदर। वेरीफाई क्या करता है, देखो वो एक चेक देखता है, मोस्टली होता है ये इंटीग्रेशन का चेक होता है, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ योर पैकेज, राइट। पैकेज मीन्स में जो पैकेज आपकी बनी है, जार बनी है या वॉर बनी है, ये मोस्टली ना वेरीफाई वाला फेज जो है, ऐसे टेस्ट केसेस में यूज किया जाता है जहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में ऐसे इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखे हुए हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिकली जब पैकेज बन जाएगा, पैकेज बनने के बाद ऑटोमेटिकली वो एक टेस्ट वेब सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होकर वहाँ वहीं से ही जो है कुछ इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखकर वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये वेरीफाई फेज वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक। तो अगर यहाँ पे जैसे ही आपका पैकेज बन गया, पैकेज बनने का देखो ऊपर वाले फेज में आपका पैकेज बना, पैकेज बनने के बाद यहाँ पे अगर किसी प्रोजेक्ट में अंदर ऐसे इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस हैं जिसमें पैकेजिंग पर ही डायरेक्ट पैकेज जो जार बनी है उसके ऊपर ही उन्होंने टेस्ट करना है, तो ये वेरीफाई फेज जो है वहाँ पर यूज होता है। ठीक।
और जो अगला फेज है वो है इंस्टॉल। जो आपका पैकेज बन गया था हमारी उससे इस वाली पैकेज वाली स्टेज में हमारा जार बन गया था, उस पैकेज को क्या करता है कि हमारी लोकल रिपोजिटरी के अंदर जो है वहाँ पे कॉपी करके रख देता है। और ये क्यों करता है? क्योंकि हो सकता है मान लो एक आपका एक दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वन का आपने बिल्ड किया, उसकी एक जार बन गई। अब उसकी जार जो है आइडियली क्या होता है, पैकेज स्टेज फेज जो है वो क्या करता है, वो आपकी जार बना के उसी आपकी सब फोल्ड अपने प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर एक टारगेट फोल्डर बनाएगा और वहां पे वो कॉपी कर देता है पैकेज वाली फेज के अंदर। लेकिन ये इंस्टॉल वाला फेज है वो क्या करता है, इसमें बस एक एक एक्स्ट्रा काम और कर देता है। ठीक है, जो आपने टारगेट में वो कॉपी कर दिया था, अब वो क्या करेगा, उस जो टारगेट में जो आपकी पैकेज कॉपी करा था ना, उसको एक लोकल रेपोजिटरी के अंदर जाके कॉपी कर देगा, जिससे कि आप अपने इस जो भी पीसी के अंदर कर रहे हो, जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर आपने बिल्ड किया है, वहां पे अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है, ताकि वो अगर इन केस अगर प्रोजेक्ट टू को प्रोजेक्ट वन की जो पैकेज जो फाइनल बिल्ड पैकेज या जो भी जार हो या ईआर बनी है उसको यूज करना हो, तो ताकि वो यूज कर पाए। ठीक, तो इसलिए यूज किया जाता है। और देखो, क्योंकि अब ये लोकल रेपोजिटरी क्या होते हैं, मेवन क्या करता है, जब भी कोई डिपेंडेंसी डाउनलोड करता है या फिर कुछ बिल्ड करके वो इंस्टॉल कर रहा होता है ना कहीं, तो वो एक पीसी के अंदर या किसी मशीन के अंदर ना एक लोकल रेपोजिटरी बना देता है। उसकी मोस्टली जो है लोकेशन होती है होम डायरेक्टरी डॉट एम टू, एंड देन फिर उसकी रेपोजिटरी। मैं अभी अपने पीसी में दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे वो होती है रेपोजिटरी, वहाँ पे वो सारी की सारी डिपेंडेंसी लोकली डाउनलोड करके रख लेता है, इन केस फॉर द फ्यूचर यूज की बार बार उसको इंटरनेट से डाउनलोड ना करना पड़े, वो अपने यहाँ से लोकली से ही उसको यूज कर ले। ठीक। एंड जस्ट वन मोर थिंग, इसमें जो आप ये ऑर्डर देख रहे हो ना फेजेस का, यही ऑर्डर जो है फॉलो होता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपका अगर टेस्ट की कमांड डाल दूं, यहाँ पे कमांड कैसे होगी कि मुझे टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट करनी है, वो होंगे एमवीएन और टेस्ट। राइट, अगर मैं एमवीएन टेस्ट डाल दूं, तो विच मीन्स टेस्ट कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है। अब जो थर्ड नंबर पे है, उससे पहले जितने ही फेजेस है ना वो भी एग्जीक्यूट होंगे। तो यही सारा का सारा ऑर्डर रहता है। अगर मैं टेस्ट की कमांड लगाता हूँ, तो इसमें वैलिडेट भी होगा, कंपाइल भी होगा, एंड देन टेस्ट वाली फेज चलेगा, है ना। ये नीचे नहीं होंगे, नीचे वाले नहीं होंगे अगर मैंने टेस्ट चलाया। और अगर मैंने ये वेरीफाई चला दिया, तो वेरीफाई से ऊपर जितने हैं वो सभी इंक्लूड होगा, और फिर एंड में वेरीफाई वाला चलेगा। और अगर मैंने ये चला दिया एमवीएन इंस्टॉल, तो ये क्या होगा, ये सारी की सारी चलेंगे वन बाय वन इसी ऑर्डर में, एंड देन फिर उसके बाद अपना ये एमवीएन इंस्टॉल चलेगा। सो ठीक है, इसमें वन बाय वन हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब इसको, एक एक फेज को जो है चलाकर देखते हैं अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने एक बारी, ये मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। देखो, ये है प्रोजेक्ट हमारा। ठीक, ये है प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमारा सोर्स कोड, ये आपकी कुछ इसके अंदर आपकी मेन कुछ फाइल्स लिखी हुई हैं। एक सिंपल है कि क्या है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, एपीआई बेस्ड है, बैक सोनली फॉर द बैक एंड एपीआई लिखी हुई है इसमें। कोई ऐसा फ्रंट एंड वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैक एंड। ये जो है एक फाइनल बैक एंड एपीआई का सर्वर बना के दे देता है हमें। बैक एंड की एक ये है, क्या है, ब्लॉग पोस्ट की वेबसाइट के लिए बनाया था ये प्रोजेक्ट मैंने। सिंपल प्रोजेक्ट है एक तरीके से ब्लॉग, ताकि हम क्रिएट कर पाएँ, डिलीट कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ, मतलब गेट कर पाएँ, सारे के सारे लिस्ट आउट करा पाएँ, वो सब है। मैं इसको एंड में चला के भी दिखाऊंगा एक बारी, है ना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर, एंड इसके अंदर कुछ ही हमारे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, कुछ इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखे हुए हैं सिंपल, और कुछ यूनिट टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी हम टेस्ट फेज में अपना एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक। और देखो, मैंने ये ऑलरेडी पहले से लिखा करा हुआ है, तो देखो यहाँ पे टारगेट फोल्डर, जो मैं टारगेट फोल्डर की बात कर रहा था ना, पैकेज फेज जो है एक टारगेट फोल्डर क्रिएट कर देता है, एंड उसके अंदर हमारी जार कॉपी कर देता है। और जो कंपाइल्ड क्लासेस होंगी ना, वो भी सारी की सारी इसी के अंदर आएंगी हमारी, है ना। देखो, ये कंपाइल्ड क्लासेस यहाँ दिख रही हैं। अभी यहाँ पे कोई पैकेज टाइप दिख नहीं रहा, या चला नहीं होगा, इसको मैं क्लीन करके ना फिर दोबारा से रीरन करूंगा, फिर दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी टर्मिनल के ऊपर। हमारा ये रहा टर्मिनल, इस पे आए हम, कि हम उसी डायरेक्टरी के अंदर है हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट का। ठीक। अब सबसे पहले हम वैलिडेट वाली जो फेज है उसको थोड़ा देखेंगे। वैलिडेट क्या था, वही था हमारा फॉर्म की कुछ ऐसी डिटेल थी, तो वो उसको वैलिडेट करता था। अब मैं एक बारी कमांड चला देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, एम वी एन हाइफन वी एक बार चेक और कर लेते हैं ऑब्वियसली, जस्ट टू मेक श्योर एम वी एन हमारे में क्लीन इंस्टॉल है या नहीं। देखो, यहाँ पे इंस्टॉल्ड है एम वी एन, मेवन का ये वर्जन है, जावा का ये वर्जन चल रहा है मेरे इसमें। ठीक। ठीक है, अब इसमें चलाते हैं एम वी एन वैलिडेट।
ठीक है, इसने देखो सिंपल सा वैलिडेट करके देखिए, यस वैलिडेट है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मैं कुछ इसमें सिंटेक्स इश्यू जानबूझ के अगर मैं ऐसा डाल दूं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम कर दूं, मतलब ये देखो ग्रुप आईडी में से साइड में से मैंने ये हटा दिया, राइट, ये लास्ट वाला एक ये। अब मैं इसमें देखो यहाँ पे सीधा सीधा पता है मुझे, यहाँ पे तो चलो मेरा कोड एडिटर भी बता रहा है इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मैं स्टिल जो है यहाँ पे अपना ये करूँगा, अपनी टर्मिनल पे इसको करूँगा वैलिडेट करके देखूंगा। देखो यहाँ पे आ गया, ये सम प्रॉब्लम वर एनकाउंटर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द फॉर्म, और देखो यहाँ पे मेरे पास इश्यू भी दिखाएगा कि एक्सपेक्टेड ये है टू फिनिश एंड टैग लाइन नंबर 6, और ये दिखा भी दिया इसने कि यहाँ यहाँ ऐसा ये प्रॉब्लम है, इसको प्लीज यू हैव टू लुक इट ऑन इन द फॉर्म। तो फॉर्म की मतलब मोस्टली इसमें अंदर वैलिडेशन होती है, इस वाली फेजेस के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज तो नहीं है, सिंटैक्स वाले इश्यूज तो नहीं है, वो सब चेक करता है ये, ठीक। अगर मैं इसे कर दूँ दोबारा से एंड देन इसको रीरन कर देते हैं एमवीएन वैलिडेट, ठीक है, ये इसने चला भी दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फेज है कौन सा, कंपाइल का। कंपाइल क्या है, ऑब्वियसली आपका जावा को, क्योंकि जावा की सोर्स कोड है, जावा में या मोस्टली यूज किया जाता है, तो कंपाइल करके देखा हुआ है आपका। मैं जब कंपाइल चलाऊंगा ना, तो ये आपका साथ साथ सबसे पहले वैलिडेट तो चलाएगा ही चलाएगा, एंड देन फिर उसके बाद आपका ये कंपाइल करेगा। अब मैं चलाता हूँ एमवीएन कंपाइल, इसने देखो कंपाइल भी कर दिया, क्योंकि कंपाइल्स थी तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसने कंपाइल कर दिया। और कंपाइल करके देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कंपाइल फाइव सोर्स फाइल्स इन जावा डॉग सी, एंड कहाँ पर कर दी कंपाइल, इसने टारगेट क्लासेस के अंदर सारी की सारी इस फोल्डर के अंदर कंपाइल क्लासेस डाल दी, ठीक है। और मैं चलूँ अगर कंपाइल क्लासेस देखने के लिए, ये देखो यहाँ पे ये सारी की सारी क्लासेस भी दिख जाएंगी मुझे, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सारा का सारा दिख जाना है मेरे पास। ठीक है, एक चीज और करते हैं, देखो मेरे पास ना टारगेट फोल्डर के अंदर पहले का भी कुछ दिख रहा है, इसको एक बार ना क्लीन कर लेते हैं। एक क्या होता है, मेवन के अंदर क्लीन कमांड होती है, उससे क्या होता है टारगेट फोल्डर ना क्लीन हो जाता है, अगर कुछ भी पहले का रखा होगा तो वो सबसे वो क्लीन कर देगा। अगर मैं इसे कर दूं एम्बियन क्लीन, तो ना टारगेट फोल्डर देखना हट जाएगा यहाँ से, देखो इसने दिखा भी दिया लॉग्स में डिलीटिंग ये टारगेट फोल्डर, है ना। और मैं इसमें जाऊँ अगर, यहाँ पे देखो कोई टारगेट फोल्डर नहीं है अब, राइट। और अगर मैं अब जाके इसे एम्बियन कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो सारी की सारी क्लासेस कंपाइल्ड दिखेंगी। और मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे वापस, यस देखो यहाँ पे क्लासेस ये रही, क्लासेस जो थी वो सारी की सारी कंपाइल्ड हो चुकी हैं क्लासेस मेरी, ठीक है ना। और अगर मैं अब वापस से ऑब्वियसली अगर मैं कुछ एक कंपाइलेशन इशू डाल दूँ, कंपाइलेशन एरर डाल दूँ इसके अंदर, तो वो सारा का सारा जो है मेरा इसी वाली फेज के अंदर जो है पकड़ा जाएगा। अगर मैं जैसे यहाँ पे करूँ, एक कंपाइलेशन का एरर डाल देता हूँ, जैसे कि ठीक है आईडी के अंदर से ये जो है ये वाली लाइन में से ये मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ एंड से, ठीक है। और मैंने करा ये सेव, एंड देन अब मैं इसे एमवीएन, और देखो एमवीएन क्लीन ये चलाने हैं तो क्या है, इसको कंबाइन भी कर सकते हो, पहले एमवीएन क्लीन कंपाइल, अब क्या होगा इसमें पहले क्लीन होगा एंड देन फिर कंपाइल वाला फेज तक चलेगा, फिर यानी कि बीच में क्या होगा, क्लीन चला आपका वैलिडेट हुआ, देन कंपाइल चलेगा। देखो ऑब्वियसली कंपाइलेशन एरर आ गया, कंपाइलेशन एरर उसने दिखा भी दिया कि इस वाली फाइल के अंदर दिखा रहा है, देखो जी ब्लॉक डॉट जावा, इस लाइन नंबर ये एक्सपेक्टेड ये है, ठीक है ना। तो ये कंपाइलेशन एरर आपके इस वाली फेज के अंदर पकड़े जाएंगे। ठीक है जी, इसके अंदर हम वापस से इसको ठीक कर देते हैं, इसको किया हमने, ठीक है, इसको दोबारा से कर दिया एमवीएन क्लीन कंपाइल, ठीक है, हमारा कंपाइल्ड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट फेज आता है हमारा टेस्ट फेज। टेस्ट फेज क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके जावा प्रोजेक्ट के अंदर अगर कुछ टेस्ट केसेस प्रेजेंट है, कोई टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, यूटी टेस्ट केस, आईटी यूनिट टेस्ट, जावा इंटीग्रेशन टेस्ट, या कि कोई भी आपने टेस्ट फ्रेमवर्क से आपके टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, तो वो सारे के सारे जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जे यूनिट से लिखे हुए हैं सारे के सारे, जो भी टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, इसमें कमांड चलाएंगे हम, पहले ये टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे कमांड चलाएंगे एमवीएन क्लीन, क्लीन से क्या होगा, आपका टारगेट फोल्डर क्लीन कर देगा पहले वाला, एंड देन आप यहाँ में चलाऊंगा टेस्ट, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली पहले क्लीन करेगा, वैलिडेट करेगा, कंपाइल करेगा, और इसमें टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करेगा, देखो ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पे दिखा भी दिया टेस्ट केसेस रन ये, और टोटल इसने दिखा दिया टेस्ट रन 10, फेलियर 0, एरर 0, स्क्रिप्ट 0, ठीक है ना।
तो यस, अब इसके अंदर एक बारी किसी टेस्ट केस में चलते हैं, किसी में जानबूझ के डेलिबरेटली किसी की टेस्ट केस को फेल कराएंगे और फिर वहां पे देखेंगे हमारा। ठीक है ना। अब मैं इसमें जाऊं, ब्लॉक सर्विस टेस्ट। ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्सपेक्टेड, ये वाला जो एक यूटी टेस्ट केस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये साइज दो एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ, ये देखो दो नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे दो ऐड किए तो ये दिखा रहा है कि कितने साइज है। तो मैं इसमें जो है एक बार ये कर देता हूँ, नंबर ऑफ साइज 5, एक्सपेक्टेड 5, इतना आना चाहिए। एक्चुअल क्या आएगा, एक्सपेक्टेड क्या आएगा। ठीक है, अलग अलग हो गया। और अगर मैं इसको सेव करूँ, अब टेस्ट केस रन करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल के अंदर मेरे आ जाएगा कि टेस्ट केस एक जो है फेलियर हुआ है। एम्बियंट क्लीन टेस्ट चलाएंगे। देखो आ गया मेरे पास एक टेस्ट केस फेलियर, यहाँ पे देखा ना, टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट कितने 10 हुए, फेलियर आ गया एक में। और जिसमें फेलियर आया उसकी देखो यहाँ पे डिटेल्स भी आ जाएंगी, और यहाँ पे देखो पूरा वो दिखा भी दिया कि इसने क्या है, एक्सपेक्टेड 5 है बट इट वाज 2, मतलब 2 आ रहा है आपके वहां से, लेकिन आपने तो यहाँ पे दिखाया कि 5 आना चाहिए, है ना, जो कि हमने अभी डेलिबरेटली हमने फेल कराने के लिए डाला था, राइट। तो इसमें इस तरीके से आपके टेस्ट केसेस फेल होंगे, और यहाँ फिर इस तरीके से आपको एरर दिखेंगे कहाँ पे वो फेल हुआ है, किस तरीके से, और कुछ एरर आएगा तो एरर वाले भी दिखेंगे। ठीक, इसको अब ठीक कर देते हैं हम वापस से जाकर। और इसके अंदर जो है हमारे सारे के सारे ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होने हैं, चाहे ये वाले आपके टेस्ट फोल्डर के अंदर लिखे हैं, आपके ये वाले यूटी टेस्ट केस लिखे हैं, या फिर ये सिंपल इंटीग्रेशन टेस्ट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहीं पर ही, इसी टेस्ट फेज के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं सभी के सभी। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा। ठीक। अब नेक्स्ट फेज आता है हमारा पैकेज का फेज। अब पैकेज क्या है, देखो अब तक क्या कितने फेज हो गए, वैलिडेट हो गया, कंपाइल हो गया, टेस्ट केस हो गया, यानी कि आपकी क्लासेस कंपाइल्ड हो चुकी है, आपकी जो टेस्ट क्लासेस है वो कंपाइल्ड होकर उसके एग्जीक्यूशन हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अब फाइनल क्या फेज है हमारा, मतलब एक तरीके से फाइनल तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से प्री फाइनल कह सकते हो कि ये है कि जो भी आपकी आपको एक पैकेज टाइप बना दो, जो भी अपने पैकेज टाइप अपने प्रेफरेंस डालिए अपनी फॉर्म में, वो पैकेज टाइप बना दो। अब जो ये है हमारी एम्बियन क्लीन पैकेज, अब मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, ऑब्वियसली पहले क्लीन कर देगा, वैलिडेट होगा, कंपाइल होगा, टेस्ट जो है एग्जीक्यूट होंगे, और एक पैकेज बना के रखते हो। और पैकेज का टाइप क्या है, हमने फॉर्म में ना कुछ मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट मेवन क्या करता है, जार बना के देख देता है। देखो यहाँ पे इसने बना भी दिया, रिप्लेसिंग मेन आर्टिफैक्ट ये, एंड देन यहाँ पे इस ये वाली जार इसने देखो बना के प्लेस भी कर दी, कहाँ पे, टारगेट फोल्डर के अंदर, पैकेजिंग से। ठीक है। अगर मैं जाऊं इसमें, यहाँ पे मैं गया, और ये टारगेट फोल्डर के अंदर देखो ये रही जार हमारी की, ये वो फाइनल जार है, जो कि ऑब्वियसली अगर मैं लेकर इसको कहीं किसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दूं, किसी टॉमकैट सर्वर पे, तो ये मेरी एपीआई, जो भी ये बैकएंड की एपीआई या फिर जिस पर्पस का प्रोजेक्ट है, तो वो ये रन करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट फेज आता है, नेक्स्ट पे जाता है वेरीफाई का। देखो वेरीफाई के लिए क्या है, वेरीफाई मोस्टली ना उस केसेस में यूज किया जाता है कहाँ, जहाँ पर आपके ऐसे इंटीग्रेशन टेस्ट लिखे हुए हैं जिसमें आपकी जो है पैकेज बन गया, पैकेज को ऑटोमेटेड किसी एक टेस्ट इन्वायरमेंट के ऊपर डिप्लॉय होके वहां पे आपकी कुछ ऐसे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं है, तो इस वजह से इसको हम स्किप कर रहे हैं वेरीफाई को। लेकिन वेरीफाई के अंदर ये होता है मोस्टली, जो मैंने और बल्कि ज़्यादा देखा है, ज़्यादातर जो होते हैं यूटी आईटी टेस्ट केसेस जो लिखे जाते हैं ना, वो इस वाली फेजेस के अंदर हमारे चलते हैं। ये इस वाले फेज जो वेरीफाई वाला जो जो फेज है, इसमें जो है मोस्टली वो ही होंगे, वही वाले ऐसे टेस्ट आईटी टेस्ट केसेस होंगे जिसमें हमें पैकेजिंग जो टाइप बनी है, हमारी पैकेज बन गया, जार बनी है, जार को ऑटोमेटेड डिप्लॉय करके एक टेस्ट इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करके वहीं से जो है हमारे कुछ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएं। तो ये उस के लिए हमारी वेरीफाई फेज जो है वहां पर यूज होती है। अकॉर्डिंगली जो आपके ऐसे अगर कोई केस टेस्ट केसेस होंगे तो वहां पे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे वेरीफाई में, उसको वो इंश्योर करेगा कि आपकी पैकेजिंग जो बन गई है वो उस पे भी कुछ जो आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो भी आपके सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड है। अकॉर्डिंगली अगर कुछ ऐसा फेलियर या एरर आ रहा होगा तो वो दिखा देगा वो हमारा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट फेज आता है हमारा इंस्टॉल का। अब देखो इंस्टॉल क्या होती है, मेवन क्या करता है ना, अगर मैं आपको जाऊं, डिपेंडेंसीज ना, वो हमारी डिपेंडेंसी जो भी, अगर मान लो इसमें ना कुछ भी ऐसा ना,
मैं एक बार ना एक क्या करता हूँ, मेवन की ना आपको वो दिखाता हूँ, पहले तो रेपोजिटरी, उसके बाद ये मैं क्लीन इंस्टॉल जो मेवन की इंस्टॉल वाली फेज है ना उसको मैं चलाऊंगा पहले तो। इसमें अगर मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यूज़र मेरी होम है ये, अगर मैं इसमें .m2 होगी क्योंकि भाई हिडन है, मैं इसको हिडन को जो है ओपन कर लेता हूँ। देखो ये रही M2 वाली, में .m2 को ओपन किया मैंने। यहाँ पे देखो यह क्या करेगा, मेवन क्या करता है, एक हमारी जो है लोकल रिपोजिटरी बना देता है हमारे एक मशीन के अंदर, एक लोकेशन पे रिपोजिटरी का फोल्डर बना देगा .m2 के अंदर। उसके अंदर क्या होगा, हमारे के सारे पैकेज होंगे, सारे के सारे जो भी डिपेंडेंसी हमने डाउनलोड करी, हमने हमारी डाउनलोड हुई थी प्रोजेक्ट्स के अंदर, किसी कोई कितने भी प्रोजेक्ट बिल्ड हुए, जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी डाउनलोड हुई ना हमारे इंटरनेट से, वो क्या करेगा, उसको जो है सेव कर लेता है यहाँ पे इस रेपोजिटरी के अंदर। मतलब कि वो किस लिए कर लेता है, ताकि अगर कोई बाद में चलकर उसी प्रोजेक्ट पर मान लो नेक्स्ट डे दोबारा आपसे बिल्ड कर रहे हो, या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में वो सेम डिपेंडेंसीज हो रही है, तो रादर देन गोइंग डायरेक्ट ऑन द इंटरनेट, वो क्या करेगा, हमारी लोकल रेपोजिटरी के अंदर चेक कर लेगा क्या ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है जी प्रेजेंट है, तो वो यहीं से हमारा ये लेकर यूज कर लेगा, रादर देन कि वो इंटरनेट से जाए डाउनलोड करे थोड़ा सा। मतलब क्या होता है, वहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा हमारा बहुत सारा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे सारी की सारी, वो सारी की सारी डिपेंडेंसी दिख रही है मुझे, ये ORG, ये देखो सारी की सारी। ठीक है ना जी, अगर मैं इसको देखो ये सारी की सारी अगर मैं रिमूव कर दूं, और फिर देखना हमारा ये जो बिल्ड है, बिल्ड देखना कितना टाइम लेता है ना। अगर मैं जाऊं इसमें, अगर मैं इसमें क्लीन एम्बियन क्लियर करें पहले तो, ठीक है। अब मैं इसमें एक बारी एम्बियन क्लीन पैकेज, पहले तो मैं पैकेज ही चला रहा हूँ, ठीक है ना। इंस्टॉल वाला तो भी चल, वो दिखाना चाह रहा हूँ, देखो इसमें अब, क्योंकि क्या हो रहा था पिछली वाली अभी तक जितने हमने चलाई कमांड की, उसमें ना कुछ डाउनलोड होता दिखा नहीं ज्यादा, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंसी मैंने क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो पहले से कभी बिल्ड कर रखा था, तो डिपेंडेंसी जो है पहले से ही डाउनलोडेड थी, तो वो वहां से क्या कर रहा था, डाउनलोड का कुछ दिखा नहीं था, वो क्या कर रहा था, लोकल रेपोजिटरी से लेकर यूज कर लेता था। अब देखना जो मैं कमांड चलाऊंगा ना, इसमें देखना कितनी सारी चीजें डाउनलोड होंगी। दिख रहा है ये आपको, देखो ये कितनी सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रही है, और देखो कितनी सारी होती जा रही है, होती जा रही है। ये है हमारी उस फॉर्म के लिखे अंदर लिखी हुई थी ये चीज सारी की सारी। अब आपको लगेगा फॉर्म के अंदर इतनी सारी चीजें कहाँ से लिखी हुई थी भाई, अभी दिखाता हूँ, क्योंकि क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है, अगर मैंने एक डिपेंडेंसी फॉर्म में मेंशन करी है, तो उस डिपेंडेंसी की सब डिपेंडेंसी होती हैं। तो मेमन क्या है, ये चीज अपने आप हैंडल कर लेता है, ये अपने आप फाइंड आउट कर लेता है, अच्छा ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर की डिपेंडेंसी है, इसकी कौन सी सब डिपेंडेंसी है, वो खुद ब खुद जो है उनको लेकर आकर उनको खुद ब खुद ही डाउनलोड उनको कर लेगा। तो ये देखो इतनी सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रही है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। देखा, देखो अब जाके ये इतनी सारी कुछ डाउनलोड हुई, इसके अंदर देखो बीच में टेस्ट केसेस भी रन हुए थे, ये देखो यहाँ पे टेस्ट केसेस रन हुए, है ना। देखो कितनी सारा कितना टाइम भी लिया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पे डाउनलोड हुआ। ठीक, अब क्या है, देखो अब क्लीन इंस्टॉल वाली जो चीज है, देखो जो पैकेजिंग थी ना, पैकेजिंग क्या कर रही थी, हमारी टारगेट फोल्डर के अंदर हमारी जो भी पैकेज जार बन गई उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। इंस्टॉल क्या करता है, सेम ही जो है इसी चीज को, जो है जो आपकी ये जार बनी है, जो भी पैकेज बना है ना, उसको लेकर आपकी लोकल रेपोजिटरी में एक जगह लोकेशन पे जाके रख देगा। अगर मैं इसमें जाऊं, अगर अपनी, देखो ये रही लोकल रेपोजिटरी हमारी, यहाँ क्या करेगा, हमारी एक जगह लोकेशन पे जाके रख देगा। देखो यहाँ पे ना अभी कॉम के अंदर आपको कुछ भी वो दिख नहीं रहा होगा, डेवॉप्स विद प्रशांत नाम का फोल्डर है ना। अगर मैं देखो अब यहाँ पे मेविन क्लीन इंस्टॉल वाली फोल्डर वो चलाऊंगा ना कमांड, अगर मैं इसमें देखो अब मेविन क्लीन इंस्टॉल वाला चलाऊंगा ना, फिर क्या होगा, जो आपका जो पैकेज्ड बना था वो आपके टारगेट फोल्डर से कॉपी होके आपकी लोकल रेपोजिटरी के अंदर पेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये लास्ट की 2 लाइन वो ही दिखा रहा है, देखो मुझे दिख रहा है ये आपको, देखो यहाँ से इसने कॉपी कर रहा है ये देखो टारगेट फोल्डर से कहाँ लेके जा रहा है, इस वाली देखो रेपोजिटरी के अंदर एक लोकेशन पे लेके जा रहा है। लोकेशन क्या है हमारी, देखो पैकेज का नेम है, और पैकेज का नेम ऑब्वियसली एक जार बना के यहाँ पे रख दे रहा है। और मैं जाऊँ इसमें हमारा देखो यहाँ पे कॉम में देखो डेवऑप्स भी पहचान जो पहले नहीं था वो अब आ गया, और इसके अंदर ऑब्वियसली वही पाथ बन जाएगा जो हमारा पैकेज का पैकेज दिया था, और वर्जन आ जाएगा, वर्जन कौन सी है, और देखो यहाँ पे जार आ गई, यहाँ पे पॉम आ गई। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से मेमन क्लीन इंस्टॉल वर्क करता है।
अब देखो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो मैंने देखा, जो मैंने रियलाइज़ करा है, ज़्यादातर डेवलपर जो हैं ये मेवन क्लीन इंस्टॉल का ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका सारा का सारा काम हो जाता है इसमें। और ऐसा चीज़ है इसमें कुछ रिमोट पे कुछ पब्लिश नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है तो हमें सब कुछ अपना लोकल पे रखना है। तो ये वो है सेकंड लास्ट फेज है जहाँ पे अपना सारा का सारा जो भी हमारा बना है, जो भी पैकेज बना वो हमारा लोकल पे ही है। और इसके अंदर ये एक सिंगल कमांड से जो हमारा सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है। हमारी फॉर्म की वैलिडेशन हो गई, हमारी कंपाइलेशन हो गई, हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, हमारी पैकेजिंग हो गई। अगर इंटीग्रेशन टेस्ट कुछ ऐसे हैं जो सीधा पैकेज जार और ईआर पे चलते हैं तो वो हमारा वेरीफाई फेज के अंदर कवर हो जाएगा। और एक फाइनली इंस्टॉल वाली में क्या होगा, हमारी जो पैकेज बन गया है उसको वो एक हमारी लोकल रिपोजिटरी में कॉपी कर देता है। चलो अब क्या करते हैं, अब जो जो जिस प्रोजेक्ट पे हमने ये मेविन के जो कमांड्स चलाई नहीं, एक बारी प्रोजेक्ट का एक बारी ओवरव्यू कर लेते हैं, क्विकली कर लेते हैं, 1-2 मिनट के अंदर प्रोजेक्ट क्या था। प्रोजेक्ट के ऊपर ही रन करके देख लेते हैं और हमारे लोकल होस्ट के ऊपर एक बारी देख लेंगे क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं हम। ठीक है जी, रन हो गया है। अब ये रन कहाँ हुआ है, मैंने क्या है देखो यहाँ पे डिटेल्स भी डाली हुई है, इसको रिसोर्स में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये इस पोर्ट पे होगा हमारा लोकल होस्ट पे। और देखो यहाँ पे डेटा सोर्स वगैरह है भी हमारा यहाँ पे सेट है पूरा। ठीक है जी, अब मैं इस पे जाऊँ, यहाँ पे हमारे पास अंदर क्लाइंट है, ये एक सारा का सारा एपीआई हिट करेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली पहले से है, मैं इसको एक बारी हटा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ब्लॉग्स की लिस्टिंग करा देगा मेरे पास सारी की सारी। गेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास दो दिखा रहा है, दो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, जो राइट पैनल दिख रहा है मुझे यहाँ पे गेट में, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे सारे सारे ब्लॉक्स लिस्ट करा दिए, अगर मुझे कोई ब्लॉक क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या है, पोस्ट का मेथड है मेरे पास इसमें। और मैं ये वाली चीज़ है, ठीक है, यही वाला यूआरएल जाना है और इसमें ही मैंने बॉडी कंटेंट ऑलरेडी पहले से लिखा है। मैं इसको कर देता हूँ सेंड। ठीक है, देखो स्टेटस ओके आ गया और इसने मुझे रिटर्न भी कर दिया, ये वाला आपका क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब मैं एक बारी गेट कर लेता हूँ ऑल पे, क्या आया है ऑल में। देखो अब ऑल में 3 आ गए, राइट। देखो ये वाला लॉगिंग रोड मैप, ये वाला ब्लॉक भी आ गया मेरा, जो मैंने अभी अभी डाला था, है ना। ये और भी कई सारी चीज़ें, देखो ब्लॉक हो गया, पुट हो गया। पुट वाले मेथड है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, कुछ भी जो ब्लॉक है उसको अपडेट कर देगा। जैसे कि इसमें जाऊँ मैं, 1952 इसका ये है मेथड। ठीक है, 1952 ये इसका यूआरएल जाएगा। अब इसके अंदर कंटेंट कर देते हैं, जैसे कि ये लास्ट अपडेट डेट कर देते हैं, इसकी चेंज इसकी कर देते हैं 2025 एंड 16/1/2/25। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पहले ये थी, अब मैं ये चेंज करूँगा। ठीक है, देखो ये चेंज भी हो गया, ये वाला चेंज कर दिया इसने, देखो अब ये वाला आ गया। ठीक है, और अगर कुछ डिलीट करना है तो डिलीट का यहाँ से हो जाएगा। और एक बारी मैं डिलीट का वो देख रहा हूँ, यूआरएल देख लेता हूँ क्या मैंने सेट किया है, मुझे याद नहीं। एक बार क्यों, कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर में मेरा देखो ब्लॉग्स, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, डिलीट, डिलीट में ब्लॉग एंड ब्लॉग आईडी देनी है मुझे इस तरीके से, उससे डिलीट हो जाना है। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसमें, अंडर क्लाइंट, इसमें वापस आया। ठीक है, इसी को वापस से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं गया, देखो डिलीट कर दिया इसने। अब वापस से अगर मैं जाऊँ इसमें, गेट करूँ एंड देन हमारे ऑल ब्लॉक्स को लिस्ट कराऊँ। ठीक है, देखो यहाँ दो ही हैं, अब वो हट ही गया हमारा जो हमने डिलीट किया था। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे मैंने मैंने छोटे छोटे मेथड लिखे हुए हैं, इज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या कोई एक एक ब्लॉक के बारे में सिर्फ वो डेटा आ जाए, तो वो सारी सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेथड से चला सकते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं मेविन डिप्लॉय फेज के बारे में। अब देखो मेविन डिप्लॉय फेज क्या है, हमने देखो इंस्टॉल फेज तक सब कुछ कवर कर लिया था, हमारा जो इंस्टॉल फेज तक सब कुछ कर रहा था। अगर इंस्टॉल फेज तक हम चलाते तो सब कुछ वो वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, वेरीफाई, और एक इंस्टॉल फेज जो है एडिशनली आपके लिए, एक आपके लिए लोकल रिपोजिटरी के अंदर भी उसको कॉपी कर देता था। अब ये जो डिप्लॉय फेज है, ये क्या करता है, जो भी आपको जो पैकेज बना है, राइट, जो भी पैकेज बना है, कुछ भी टाइप का पैकेज जार या जो भी आपने पैकेज सेलेक्ट किया होगा अपने फॉर्म में रखा होगा, जो भी आप चाहते हो पैकेज बनाना, उस पैकेज को या जार है मान लो, उसको एक रिमोट लोकेशन पर कॉपी कर देना, मतलब एक अपलोड कर देना फॉर द पर्पस ऑफ, ताकि जो अदर डेवलपर है वो लोग यूज कर पाए, या फिर एक सेव करने के लिए एक रिमोट लोकेशन पे आपका आपका ये जो पैकेज बना है, राइट। तो ये डिप्लॉय फेज जो है ये करता है। ठीक है, अब इसमें जो है अभी हम करके भी देखेंगे।
एक्चुअल में कि एक आर्टिफैक्ट्री में, रिमोट आर्टिफैक्ट्री पे इसको अपलोड भी करके देखेंगे। अब लेकिन इसके लिए ना प्री रिक्विजिट है पहले तो एक। अब क्या प्री रिक्विजिट है? एक तो यह है कि एक आपकी आर्टिफैक्ट्री सेट होनी चाहिए, या तो आर्टिफैक्ट्री आपके लोकल पे सेट होनी चाहिए, या आपकी कहीं रिमोट लोकेशन पे सेट होनी चाहिए। अब देखिए इस फेस को जो है टेस्ट करने के लिए हमें आर्टिफैक्ट्री की तो जरूरत है ही है ही, बिल्कुल। अब देखो दो केस हो सकते हैं। पहला तो ये है आपकी आर्टिफैक्ट्री ऑलरेडी सेट है, आपको बस ये डिप्लॉय कमांड चला के देखनी है, और इस मेवन डिप्लॉय कमांड के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी उसको सेट करना है। एक तो पहला आपका केस ये बन सकता है, और दूसरा केस ये बन सकता है आपका कि आपके पास आर्टिफैक्ट्री ही सेट नहीं है, आपको पहले आर्टिफैक्ट्री सेट करवानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको ये मेवन डिप्लॉय की कमांड चलाओगे आप। तो सबसे पहले ये चीज़ है, मैंने जो है ऑलरेडी जो है वीडियो निकाल चुका हूँ मैं इस पे, आर्टिफैक्ट्री इंस्टॉल करना एक रिमोट लोकेशन पे। और उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया कि अगर रिमोट लोकेशन पे नहीं करनी है, एक सर्वर पे नहीं करनी, तो अपने लोकल पीसी के अंदर भी आर्टिफैक्ट्री सेट कर सकते हो। और एक क्विक गाइड, एक क्विक सेटअप नाम की भी वीडियो है जेफ्रॉ की मेरी इसमें चैनल पे, आप वो देख सकते हो। इसमें देखो बेल आइकन पे आपको दिख जाएंगे वीडियो, उसके लिंक कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे वीडियोस के लिंक, इन जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री की इंस्टॉलेशन और की क्विक क्विक गाइड है ना। आप, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपकी किसी की जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री सेट नहीं है तो आप वो दोनों वीडियोस आप जरूर देखें। उसके बाद फिर आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे, और ये चीज़ें आप उसको टेस्ट भी कर पाओगे, ठीक। अब देखो आपकी जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री तो सेट होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर मैं आऊँ अपनी उसी आर्टिफैक्ट्री के अंदर जो हमने बनाई थी पिछली उन वीडियोस के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हमने इस टाइप की कुछ रेपॉजिटरी बनाई थी, और ये देखो माई ओ आर जी, रिलीज लोकल, माई ओ आर जी, स्नैपशॉट लोग, और ये कुछ पहले से बाय डिफॉल्ट थी, इनको भी यूज़ किया जा सकता है और इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने एक यूज़र बनाया था प्रशांत यूज़र, मैं प्रशांत यूज़र से लॉग इन हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज चाहिए मुझे, एक तो रेपॉजिटरी चाहिए, रेपॉजिटरी की डिटेल चाहिए, और एक यूजर भी होना चाहिए, क्योंकि यूजर के ही क्रेडेंशियल से मैं जो है वो मेवन डिप्लॉय कमांड वो चला पाऊंगा, राइट, उसमें अपलोड कर पाऊंगा। ये दोनों डिटेल मैं अभी सेट करूंगा, देखना फॉर्म में और कहीं पे एक जगह पे सेट करूंगा, ठीक? अब मैं जाता हूँ एक बार स्टेप्स में क्या है। पहला स्टेप जो है देखो क्या है, एक ऐड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इन पॉम डॉट एक्सएमएल। आपको जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट नाम का जो है एक टैग लगाना है, और उसके अंदर डिटेल्स फिल करनी है। और देखो डिटेल्स फिल कुछ इस टाइप की रहेंगी, मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल में इसको लगाता हूँ, और इसके अंदर डिटेल फिल भी करता हूँ अपनी अकॉर्डिंगली। और फिक्र मत करना, ये जितना भी जो इस वीडियो का जो कोड बेस है वो मैं रेपॉजिटरी अपनी जो है गिटहब की रेपॉजिटरी उसके अंदर डाल दूंगा, और आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल करा दूंगा फॉर योर पर्पसेस, कि आप इसको भी देख पाए, ठीक है। अब जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, हम इसे डिस्क्रिप्शन के नीचे लगाते हैं, प्रॉपर्टी से ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। से हम इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है जी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट आ गया। अब इसके अंदर क्या है, देखो रेपॉजिटरी की डिटेल है, दो रेपॉजिटरी की डिटेल मुझे फिल करनी है। एक तो स्नैपशॉट के लिए, और एक रेपॉजिटरी है ना। देखो एक ये है रिलीज रेपॉजिटरी के लिए, और एक है स्नैपशॉट रेपॉजिटरी, है ना। और देखो इसके अंदर आईडी भी बन रही है दोनों की। और ये आईडी याद रखिए, ये जो आईडी आप कुछ भी नेम चूज करोगे आईडी का, ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे रिलीज वाली रिपोजिटरी है, इसका यूआरएल चाहिए, तो मैं इसको जो है हटा देता हूँ, और अपना वाला जो यूआरएल है वो लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें हम कॉपी कर लेते हैं, हमारा वाला यूआरएल था ये वाला, माई ओ आर जी रिलीज लोकल, और देखो ये है यूआरएल। और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इसको लगा देते हैं हम अपने यहाँ पे यूआरएल के अंदर, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिमिलर ये यहाँ पे स्नैपशॉट का की जो रिपोजिटरी है उसका यूआरएल हमें हटाए लगाएंगे। एंड आईडी जो ऐसी लिखी हुई है, आईडी में यही रहने देता हूँ, ये यूनिक भी हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा नेम से जो है थोड़ा सा रिलेवेंट भी लग रही है हमारी, ठीक है। माई रिलीज रेपो, माई स्नैपशॉट रेपो, ठीक है। आप अपनी चॉइस से कोई भी आईडी रख सकते हैं, बट एक चीज़ याद रखना, ये आईडीज जो हैं यूनिक होनी चाहिए बस। अब माई ओ आर जी लोकल का ले लेते हैं यूआरएल, ठीक है जी। यहाँ पे लगाया हमने यूआरएल, इसका भी लगा दिया, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव, सेव हो गया। अब एक दूसरी चीज़ है, वो सेकंड स्टेप है, वो है सेट सेटिंग डॉट एक्सएमएल इन डॉट एम टू फोल्डर। अब देखो ये सेटिंग डॉट एक्सएमएल क्या होती है, मेवन की एक सेटिंग डॉट एक्सएमएल एक फाइल होती है, जो कि जो है हम डॉट एम टू फोल्डर के अंदर रखते हैं। इसमें यही सारी डिटेल्स होती है, क्रेडेंशियल टाइप डिटेल्स ही डाली जाती है ना। वो हम डायरेक्ट कभी फॉर्म्स में नहीं लिखते हैं,
हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी होती है सेटिंग डॉट एक्सएमएल, और वहाँ पे ये सारी डिटेल डालेंगे, ठीक है। अब इस डिटेल में जाएगा क्या, देखो आपको देख के लग रहा है जैसे सर्वर सर्वर डिटेल्स में क्या जा रहा है। देखो यूजर नेम और पासवर्ड जा रहा है ना। देखो अब ये वही यूजर नेम और पासवर्ड होंगे उस आर्टिफैक्ट्री के, जिन उस आर्टिफैक्ट्री के जिसके क्रेडेंशियल हम यूज करके अपलोड करेंगे, राइट। अब ठीक है, ये वाली जो फाइल बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें फिर जो अपनी डिटेल्स भी फिल कर लेंगे। अब सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल बनानी है, ये कहाँ बनानी है, डॉट एम टू फोल्डर। ये डॉट एम टू फोल्डर कहाँ मिलता है, देखो ये डॉट एम टू फोल्डर मिलेगा। देखो लिनक्स और मैक के केस में तो क्या होगा, यूजर होम डायरेक्टरी जो होगी, जैसे मैं PWD करूँ, इस वक्त मैं यूजर की होम डायरेक्टरी में, तो कोई यूजर प्रशांत है ना, और मैं अगर इसमें ls-a करूंगा ना, देखो यहाँ पे डॉट एम टू फोल्डर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और यही दोनों का यही केस जो है आपके लिनक्स में भी वैलिड रहेगा। वहीं वहाँ पर जो है यूजर होम की डायरेक्टरी में आपको डॉट एम टू की फोल्डर मिल जाएगा, है ना। तो लिनक्स और मैक का तो केस एकदम सिमिलर है। वहाँ पे डॉट एम टू फोल्डर आपको यहाँ मिलना है, और आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेपोजिटरी एक फोल्डर मिलना है, और इसी के अलॉन्ग विद आपको सेटिंग डॉट एक्सएमएल बना लेनी है। और विंडोज के केस में जो आपका जो भी एक यूजर की जो डायरेक्टरी होती है ना, सी यूजर, आपका जो भी नेम होगा आपका, फॉर एग्जांपल सी यूजर जॉन, और फिर जॉन के अंदर फिर आपकी डॉट एम टू फोल्डर होगा, और डॉट एम टू फोल्डर के अंदर आप फिर जो है अपनी ये बनाओगे अपनी सेटिंग डॉट एक्सएमएल, ठीक है ना। आपका ये मैं कर देता हूँ टच, यहाँ पे जैसे मैं करा टच और सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल बना लेते हैं। ठीक है जी, फाइल बन गई है। अब जरा ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये क्या आपका चीज़ है, अगर एक बारी मैं समझाऊं आपको। देखो, ये जो आपकी जो दोनों का दिख रहा है आपको, ये दोनों की जो आईडी है, देखो ये दोनों आईडी ना मैच होनी चाहिए। देखो माई रिलीज रेपो और एक माई रिलीज रेपो, राइट। ठीक है, और ऐसे ही माई स्नैपशॉट रेपो और आपके माई स्नैपशॉट रेपो वहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो जब भी मेविन आपका डिप्लॉय करने जाएगा ना, वो आपका ये देखेगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे डिप्लॉय करना है और इसके क्रेडेंशियल वहाँ पे है या नहीं, तो ये आईडी मैच करेगा। अच्छा माई रिलीज रेपो का कोई वहाँ पे है क्या प्रेजेंट, यूजर नेम पासवर्ड, अच्छा माई रिलीज रेपो का है, तो वो लेकर यूज कर ले। और अगर आपकी आईडी मैच नहीं हुई, आईडी ये आपकी रेपोजिटरी में कुछ आईडी में अलग है और यहाँ पे आईडी कुछ अलग ही लिखी हुई है, तो आपका ये डिप्लॉय में, आपका ये ऑथराइजेशन में जो है प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो हमारा केस ऐसा है कि हमने थोड़ा सिंपल रखने के लिए अभी एक ही यूज़र बना और एक ही यूज़र के पास जो है दोनों के एक्सेस है पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो एक ही यूज़र है, अब एक यूज़र के जो है क्रेडेंशियल्स निकाल लेते हैं हम। अब ज़रा इसमें जाएं हम, एडिट प्रोफाइल, जैसा मैंने बताया भी था, इसमें हम रॉ पासवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। कुछ भी ऑटोमेशन या कहीं पे भी हमें रखना है, उसके लिए हम ये जो API की और ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है ये यूज़ कर सकते हैं। चलो इसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर्मेट है ना, वो यूज़ करते हैं। API की भी कर सकते हैं, API की, या दोनों में से कुछ भी कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यूज़र नेम तो सिंपल है, यूज़र नेम तो बस एक प्रशांत है। अब मैं आऊँ अगर इसमें, यूज़र नेम लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी, प्रशांत, और सेम यहाँ पे यूज़र नेम, और अब पासवर्ड की जगह पे रख देते हैं हम अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो हमने कॉपी किया है वहाँ से। डाल रहे हैं ये क्रेडेंशियल्स की डिटेल, और रेपोजिटरी की डिटेल हमने डाली थी pom डॉट एक्सएमएल अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये सेटिंग डॉट एक्सएमएल में हमने कर दिया सेव, ठीक है जी। अब इसमें आए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में कर दिया है हमने सेव, ठीक है। अब इसमें हम ls कर देते हैं, देखो वहीं पर ही हैं हम, pom डॉट एक्सएमएल जहाँ पे है। अब इस पे सबसे पहले एक बारी ना मेवन क्लीन इंस्टॉलर चला लेते हैं, जस्ट फॉर दी वेरिफिकेशन की सब कुछ ठीक है या नहीं। और इस बार हम जो है स्किप टेस्ट केसेस के साथ चलाएंगे इंस्टॉल। अब देखो स्किप टेस्ट केसेस ऐसे कर सकते हैं, इंस्टॉल तक चलेगा अब, बट इसके अंदर क्या होगा, टेस्ट केसेस कुछ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल में आपका एक कोई भी देखो टेस्ट केसेस नहीं चला। और यही ऑप्शन जो है हम जनरली ना यूज करते हैं डिप्लॉय के केस में, जब भी क्योंकि डिप्लॉय कर रहे होंगे ना, क्योंकि वो एक ऐसी कमांड है, उस कमांड से पहले जो है कभी आपके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, तो वहाँ पे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप करने को कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपके टेस्ट केसेस भी जो है वहाँ उस टाइम पर जो है रन हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसेस है, आपके टेस्ट केस जब भी आप डेवलप कर रहे हो तो टेस्ट केसेस पहले ही चल चुके भी होंगे, ठीक है। तो जरा चलते हैं, अब जरा इंस्टॉल की जगह आप चलाएंगे डिप्लॉय कमांड, ठीक है। स्किप टेस्ट चला देते हैं।
अब देखो कुछ ना कुछ फेलियर आया है, कोई बात नहीं, फेलियर आया है, देख लेते हैं क्या आएगा। कुड नॉट ट्रांसफर, ठीक है, कुड नॉट ट्रांसफर। और स्टेटस कोड आया अनऑथराइज्ड। अब अनऑथराइज्ड का केस आया है, जरा देख लेते हैं क्या केस है अनऑथराइज्ड में, क्यों नहीं कर पा रहा है ये अपलोड। तो देखो क्या कर सकते हैं, एक जरा मुझे थोड़ा मिला है कि जो हाइफन लगाए हैं हमने ना आईडी में, थोड़ा सा इसमें हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। इसको मैं जो क्या करता हूँ, हाइफन्स को हटा देता हूँ आईडी में से, और ये सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल से मैं हटा देता हूँ। तो कभी कभार क्या होता है, कहीं किसी केस में लॉन्ग फॉर्मेट होता है, कहीं शॉर्ट फॉर्मेट यूज़र होता है, तो मे भी हो सकता है आईडी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसको हटा कर और फिर से ट्राई करते हैं ज़रा, और चलते हैं अपना मेवन की सेम कमांड चलाते हैं जो हम चला रहे थे अभी। ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो हमने क्या किया अभी। हाइफन का जो इशू था उसको रिजॉल्व करा, और अभी ये देखो अपलोड करना भी इसने स्टार्ट कर दिया। तो वो जो इशू था वो थोड़ा आईडी से रिलेटेड इशू था, देखा हमने। कहीं पे क्या होता है, ये हाइफन जो है कुछ लॉन्ग फॉर्मेट में होते हैं, कहीं पे शॉर्ट फॉर्मेट में हाइफन होते हैं। जैसे ही हमने हाइफन हटाया आईडी से, अब ये जो है अपलोड करना जो है स्टार्ट कर दिया है उसने। ये थोड़ा अपलोड में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये हाँ देखो एज ए प्रोग्रेस हमारी स्टार्ट हो गई है, विच मीन्स कि हाँ वो प्रॉब्लम जो थी वो रिजॉल्व हो गई। जो ये अभी ऑथेंटिकेशन फेलियर कर रहा था वो इस वजह से कर रहा था, क्योंकि हमने जो थे यहाँ पे पहले हम माई रिलीज रेपो ये इसके अंदर हाइफन लगाए हुए थे, है ना। और हाइफन कभी कभार होते हैं, कभी कभार प्रॉब्लम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कहीं कहीं पे शॉर्ट हाइफन, कहीं पे लॉन्ग हाइफन कम फॉर्मेट होता है। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना हम, क्योंकि ये केस मैंने भी अभी जस्ट अभी आपको ये डेमो करते हुए ही दिखा मुझे, और डेमो करते हुए ही मैंने इसको देखा कि क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां से पता लगा कि हाइफन का भी केस हो सकता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर मैं इसमें जाऊं, देखो मैंने हाइफन ही हटाया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हाइफन हटाया। सिर्फ आईडी में सिर्फ और सिर्फ पूरा प्रॉपर स्ट्रिंग बेस हाइफ वो रखी, और बाकी सब कुछ मेरा एज इट इज रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप हो जाएगा, बट ये अभी अ, अगर मैं जाऊँ इसमें, देखो थोड़ा सा जो है अभी देखो डिप्लॉय कर, ये अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, विच इज़ फेयर, ये मैंने देखी ये चीज़, क्योंकि ये ओपन सोर्स वाला वर्जन है हमारा। तो इसमें कभी कभार ना अपलोड होने में टाइम लगता है। हमने देखो लास्ट वीडियो जो हम मैनुअली डिप्लॉय कर रहे थे उसमें भी टाइम लगा था, लेकिन जब भी मैंने कुछ दिनों पहले मैंने इसका टेस्ट किया था, टेस्ट करते टाइम कभी कभार जल्दी भी हो गया था ये। तो कभी कभार जल्दी हो जा रहा है, कभी कभार लेट होता है, तो ये वही है, ओपन सोर्स वर्जन है तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एकदम होने वाला है, बस ये 45 MB हो चुका है ऑलरेडी, तो 46 तक होना है इसने। ठीक है, इसको देख लेते हैं पूरा। ठीक है, देखो इसने अपलोड कर भी दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो अपलोडेड हुआ, ये देखो यहाँ तक तो आपका इंस्टॉल चला था। ठीक है, अब इसके बाद जो अपलोड वाला फेज चला वो ये चला, इसके अंदर सारे के सारे इसने जो भी आर्टिफैक्ट थे अपलोड करे हो, जो भी कुछ ये मेटा डॉट मेवन मेटा डॉट एक्सएमएल फाइल है ये भी इसने अपडेट करी। अब चलो वहाँ चलते हैं रेपॉजिटरी के अंदर, रिमोट रेपॉजिटरी जहाँ इसने अपलोड करें, वहाँ और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आए हम, ये हमारी इसने स्नैपशॉट इसमें की है, इसमें ओपन करते हैं कॉम डेवऑप्स। अब ये था हमारा एपीआई टेस्ट वाला, यहाँ पे आए, ये देखो 001 यहाँ पे इसने ये कर भी दिया, ठीक है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और इसको, इसका यूआरएल ही ओपन कर लेते हैं इस पूरे वर्जन का, जहाँ पर है अपने प्रशांत यूजर को जो है लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गई हमारे पास, एक चार आ गई, एक पॉम आ गई, और एक मेविन मेटा डॉट एक्सएमएल आ गई। ये स्नैपशॉट है, इस स्नैपशॉट को मैं कितनी बार भी कर सकता हूँ। देखो ये फर्स्ट वाला रिवीजन आया, मतलब फर्स्ट वाली हुआ। अब मैं अगर इसमें दोबारा से भी कर दूँ तो दोबारा से सेकेंड टाइम भी आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकेंड टाइम जो है ये पूरा देखो कंप्लीट भी हो गया यहाँ पे। अगर मैं इसमें जाऊँ और दिखाऊँ आपको, इसमें देखो फर्स्ट है ये, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं, देखो यहाँ पे सेकंड वाला रिवीजन भी आ गया, देखो यहाँ पे जो ये अपलोडेड हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें चलते हैं हम जरा, इसमें इसमें आपको दिखा देता हूँ। देखो ये था अभी तक वर्जन क्या कर रहे थे हम, 00 हाइफन स्नैपशॉट से कर रहे थे।
अब लेट सपोज मैं इसमें 001 हाइफन स्नैपशॉट नहीं, मैं इसको 001 के वर्जन से रिलीज करूँगा, मतलब डिप्लॉय विच मीन्स ये रिलीज वर्जन बन गया एक। रिलीज वर्जन से मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ठीक है, अब देखना क्या चीज़ होगी। एक ना थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होगी, देखना अब मैं दिखाता हूँ एक बारी आपको। ये चलते हैं दोबारा से सेम कमांड चलाएंगे भाई, मेवन डिप्लॉय स्किप टेस्ट वाली। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो कितनी जल्दी जल्दी अपलोड हो भी गया। देखो किसी किसी केसेस में होगा ये कई, क्योंकि जो भी ओपन सोर्स वाला है ना, इसमें कभी जल्दी हो जाएगा, कभी थोड़ा देर में होगा। देखो यहाँ पे ये कंप्लीट भी होगा जल्दी से, इसमें ज़्यादा कुछ वेट भी करनी नहीं करना पड़ा। अब देखो हुआ क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये अपलोडेड टू माई रिलीज रेपो। जैसे ही मैंने हाइफन स्नैपशॉट आया, ये माई रिलीज रेपो में चला गया, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, ये स्नैपशॉट वाले में जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? ये कहीं हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है? अगर मैं देखूँ एक बारी वेरीफाई भी करवा दूं आपको। ठीक है, इसमें अगर आगे मैं देखो, ये हाइफन स्नैपशॉट के अंदर वही दो रिवीजन हैं जो दो बार हमने किया था अपलोड। और अगर मैं ये माई ओ आर जी रिलीज लोकल में जाऊँ, इसमें देखो ये वो वाला आया है वर्जन जो हमने अभी अभी बनाया, देखो 001। तो ये कैसे, मतलब ये कैसे मेमन ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये अपने कब, ये मतलब कब रिलीज वाली उसमें डालनी है, कब स्नैपशॉट वाली में डालनी है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो था, यहाँ पे तो दो रेपोजिटरी डाली थी। अब इसने मेमन ने कब कैसे डिसाइड कर रहा है कि भाई कब कब किस कौन सी वाली रेपोजिटरी के अंदर अपलोड करना है? तो ये सारा खेल है वर्जन के ऊपर। वर्जन में अगर हाइफन स्नैपशॉट नहीं है। तो मेवन क्या करता है, इस वाले जो कीवर्ड को सर्च करता है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर कि रेपोजिटरी, रेपोजिटरी जहां उसको दिखा, और जो भी आपने वहां पे रेपोजिटरी का यूआरएल डाला होगा ये वहां पे पब्लिश करने जाएगा उसको। ठीक है, और अगर वर्जन में उसको हाइफन स्नैपशॉट का सफिक्स दिखा, तो वो फिर इस वाले कीवर्ड को देखने जाएगा, स्नैपशॉट रेपोजिटरी। स्नैपशॉट रेपोजिटरी के अंदर जो भी आपका वहां पे प्रेजेंट होगा उस वाले यूआरएल पे फिर वो पब्लिश करने जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये रेपोजिटरी और स्नैपशॉट रिपोजिटरी, ये थोड़े से केस सेंसिटिव टाइप हैं। इसको आप जैसे लिखे हैं वैसे ही आप अपना यूज करना, क्योंकि मेवन भी जो है एग्जैक्टली इन्हीं कीवर्ड्स को इंटरनली देखता है कि अच्छा वर्जन आपका रिलीज वर्जन, तो वो रिलीज वाली रेपोजिटरी मतलब रेपोजिटरी को देखेगा। अगर अगर वर्जन में आइफन स्नैपशॉट लिखा है तो वो स्नैपशॉट वाली पे करेगा। तो ये सारा खेल जो है वर्जन के ऊपर डिसाइडेड होता है। वर्जन आप कौन से वर्जन से आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो अकॉर्डिंगली फिर वो यूआरएल सिलेक्ट करता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अब देखो ये हमने दोनों केस देख लिया। डिप्लॉयर से हम अगर एक स्नैपशॉट को पब्लिश करना है, स्नैपशॉट को पब्लिश करके देखा, रिलीज को पब्लिश करना है तो रिलीज को पब्लिश करके देखा, और दोनों में सेग्रीगेशन भी हो गया। तो अपनी मेवन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेवन रिलीज प्लगइन। एक बहुत ही अच्छा यूटिलिटी टूल है किसी भी प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए, किसी मेवन प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए। अब देखो हमने लास्ट वीडियो तो क्या कर लिया था, एक मेवन डिप्लॉयर चला के देख लिया था, जिसमें हमने स्नैपशॉट वर्जन एक पब्लिश करके देखा था और एक रिलीज वर्जन भी पब्लिश करके देखा था। अब देखो एक बहुत ही सिंपल रिलीज वर्जन किया हमने, रिलीज वर्जन को पॉम में चेंजेस किए, रिलीज वर्जन, एंड देन उसको पब्लिश कर दिया था फिर हमने। लेकिन ना रियल वर्ल्ड केस में कभी ऐसा होता नहीं है कि इस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट को रिलीज वर्जन पब्लिश करते हो। क्योंकि ऐसे कई सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, जब रिलीज करना होता है ना, रिलीज का टैग कट करना होता है, या फिर ये रिलीज को पब्लिश करना होता है ना, तो कई सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। अब देखो मेवन रिलीज प्लगइन यहाँ पे क्या कहता है कि वो कहता है कि भाई देखो, वो जो 10-15 जो भी आप 15 या 20 जितने भी आपके स्टेप्स है ना, वो आपको खुद को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा से वन बाय वन चेक करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहता है कि भाई तुम मुझे यूज करो, रिलीज प्लगइन को यूज करो, मैं आपके सारे के सारे वो चेक्स, आपके जो भी आपके स्टेप्स हैं वो सब मैं आपके परफॉर्म करके दूंगा मैं आपके सारे। तो और ये जो स्टेप्स होते हैं, और ये मेवन के अपने प्री डिफाइंड स्टेप्स है कि भाई देखो ये रिलीज करने के लिए, जैसे कि एक है कि डिपेंडेंसी का कोई भी वर्जन जो है स्नैपशॉट नॉन रिलीज वर्जन नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये फॉर एग्जांपल एक वन ऑफ द चेक्स है उसका। तो भाई कई सारे ऐसे चेक्स हैं जो कि मेवन के खुद प्री डिफाइंड चेक है, कि वो कहता है कि मैं तो इसको चेक करूंगा, ये सारे के सारे अगर चेक्स एकदम पास हो जाते हैं फिर उसके बाद आप मैं रिलीज कर दूंगा। ठीक, अब इसको रिलीज कैसे करेंगे हम? रिलीज करने के देखो दो चीज होती हैं इसके अंदर। कहीं देखो इसमें जैसे गोल्स दिखा रखे हैं ना, में कई सारे गोल्स हैं। ये है तो देखने में तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ना मेनली ना दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देखो एक तो ये रिलीज प्रिपेयर, और एक दूसरा है रिलीज परफॉर्म, है ना? वन बाय वन हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम प्रिपेयर वाला देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर परफॉर्म, और बाकी जो छोटे छोटे जो बच जाते हैं उनको क्विकली देख लेंगे। ठीक, ठीक है। देखो ये हमारी कोड लास्ट रिपोजिटरी है जहाँ पर हमने डिप्लॉय का फेस चलाया था। ठीक, अब इसके बाद अब इसमें ना दो चीज़ें करनी है, दो स्टेप्स हैं।
वो स्टेप्स ये हैं। पहला तो है, ये देखो स्टेप, ये स्टेप वन, ऐड एससीएम सेक्शन इन मेन पॉम डॉट एक्सएमएल, है ना। अब आपकी मेन का मतलब क्या है कि अगर देखो कोई एक सिंगल सिंपल प्रोजेक्ट है तो एक ही पॉम डॉट एक्सएमएल होगी। अब हो सकता है मल्टी प्रोजेक्ट वाला भी आपका प्रोजेक्ट हो, तो उसके अंदर आपकी जो पेरेंट पॉम होगी, जो मेन पॉम होगी, उसके अंदर आपको ये सेक्शन ऐड करना है, ठीक। अब सेक्शन क्या है, वो ये सेक्शन है, देखो ये एससीएम सेक्शन। एससीएम के अंदर कनेक्शन, डेवलपर कनेक्शन एंड देन टैग, ये तीन चीज आपकी डलनी चाहिए इसके अंदर, एससीएम सेक्शन के अंदर। तो ये ठीक है, इसको डाल देते हैं और इसके अंदर क्या क्या है वो भी देख लेंगे जल्दी से। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ एससीएम, देखो यहाँ पे एससीएम आ गया। मैंने अब क्या डालना है, कनेक्शन, कनेक्शन ये रहा, ठीक है। कनेक्शन को अभी एक मिनट के लिए रुको, देखते हैं पहले, अभी फिल करेंगे वैल्यूज इनमें सब में। डेवलपर कनेक्शन आएगी एक, ठीक है, ये भी आ गया। एंड देन तीसरी चीज आएगी हमारी टैग। टैग हमारी ये रहा, देखो नीचे। देखो टैग में तो सिंपल आना है हेड, है ना, हेड लिख दो। अब देखो इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगे वो कैसे आएंगी, एस सी एम और डेवलप, इसमें लिखना है आपको एस सी एम, देन आपको ये कॉलन, देन फिर गेट, देन अगेन कॉलन, और फिर आपको अब करना है कॉपी अपनी रेपोजिटरी का यूआरएल, जो का चाहे आपकी रेपोजिटरी गिटहब में हो, गिटलैब में हो या बिट बकेट, कहीं पे भी आपकी होस्टेड हो, आपको उसका यूआरएल कॉपी करना है। चलो ठीक है, देखो मेरी ये रेपोजिटरी ये है, और इसका यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ। एचटीटीपीएस का यूआरएल देखो ये रहा, एचटीटीपीएस का मैंने कर लिया कॉपी। एंड देन फिर मैं इसको यहाँ पर लगा देना है मुझे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ये आ गया। सेम जो कनेक्शन के अंदर आएगा वही जो है डेवलपर कनेक्शन के अंदर भी आपको कॉपी कर दिए, सेम लिख देना है यही चीज़, ठीक है। हमारा स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप वन में बस यही था और कुछ नहीं, एससीएम सेक्शन लगाना है आपको, ठीक। और इस तरीके से होगा, और ये सारा का सारा सब कुछ जो है आपको कोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है आपको, वहां से आप रेफर कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे मैं कर देता हूँ से सेव फाइल को। उसके बाद हमारा स्टेप टू है कि क्रिएट एक्सेस टोकन फॉर कोड रेपोजिटरी रीड एंड राइट, ठीक है। अब क्योंकि ना ये सब कुछ रिलीज में ना ऑटोमेटेड कुछ पुश होगा, कुछ चीज रीड एंड राइट होंगी, तो उसके लिए हमें एक्सेस टोकन क्रिएट करना है। अब एक्सेस टोकन कहाँ से क्रिएट होगा, ये होगा कोड रेपोजिटरी। जो भी आपकी कोड रेपोजिटरी आपने चूज किया होगा, लेट्स से हमारे इस केस में अभी गिटहब है, गिटहब में हम चलते हैं, और यही चीज सेम स्टेप्स रहेंगे वहां पर भी आपके, जैसे गिटलैब हो या फिर आपका बिट बकेट या अदर होस्टिंग टूल है आपके गिट के, या ठीक है, वहां पर आप जाओगे, वहां पे आपको एक्सेस टोकन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और एक्सेस टोकन में आप क्रिएट करना कोड रेपोजिटरी रीड एंड राइट का, ठीक है। अब मैं गिटहब में जाता हूँ, गिटहब में बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जाना है मैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आए हम, सेटिंग्स में याद रखना है ये प्रोफाइल, ये यूजर की सेटिंग्स में आके आना है, ना कि किसी पर्टिकुलर रेपोजिटरी की। अब इसके बाद नीचे आएंगे हम डेवलपर सेटिंग्स में, डेवलपर सेटिंग्स में आ गए, और इसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शन मिलेगा मैं पर्सनल एक्सेस टोकन, फाइन ग्रीन टोकन पे आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पे टोकन ऑलरेडी, मैं फिर भी एक बार दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे टोकन, इस पे टोकन पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मेविन रिलीज डेमो के नाम से, ठीक है। रिसोर्स ओनर एज इट इज, एक्सपायरेशन आपको चेंज करनी तो चेंज कर सकते हो, मैं एज इट इज रख रहा हूँ। रेपोजिट कौन कौन सी रेपोजिटरी में इस टोकन को एक्सेस देना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल, पब्लिक, या कोई कुछ स्पेसिफिक रेपोजिटरी, मैं भी ऑल ही रख देता हूँ उसे। परमिशन, ये परमिशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, परमिशन की इस टोकन पे क्या क्या परमिशन होनी चाहिए। सर देखो सबसे मस्ट परमिशन है इसकी, आपकी रेपोजिटरी का रीड एंड राइट, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और ये रीड एंड राइट कहाँ मिलेगा, देखो आपको ये कंटेंट, कंटेंट्स में ये आपको रीड एंड राइट सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। एंड देन आप जो है इसके अंदर अब आपको करना है जनरेट टोकन, जनरेट टोकन पे आए। अब देखो जनरेट टोकन पे हमें यहाँ पे मिल गया, ये कॉपी करने का ऑप्शन मिल गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नाउ अब आप इसको एक जगह पे पेस्ट कर लो कहीं पे, क्योंकि हमें ये टोकन जो है यूज करना है एक कमांड के अंदर, ठीक। हमारा देखो दोनों स्टेप्स हो चुके हैं, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं हम अपनी मेन कमांड चलाने के ऊपर, वो है मेवन रिलीज प्रिपेयर की कमांड। तो देखो अब इसमें जो मेवन रिलीज प्रिपेयर हमें कमांड चलानी है, अब देखो इसमें प्रिपेयर कमांड में ना देखो कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो हमें पास करने होते हैं। एक बार ना क्विकली उसे समझ लेते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी ना कमांड को जो है प्रिपेयर कर लिया है पहले से ही, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो पहले तो ये एमवीएन रिलीज प्रिपेयर, अब ये आगे के ना सारे के सारे पैरामीटर्स हैं इसके। देखो फर्स्ट पैरामीटर क्या आता है, फर्स्ट पैरामीटर आता है कि भाई ये रिलीज वर्जन, कि आपको कौन से वर्जन से रिलीज करना है। हमें जैसे कि 1.00 से करेंगे तो इसमें हमने देखो रिलीज वर्जन डाल दिया, रिलीज वर्जन इक्वल टू 1.000, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है कि आपका टैग टैग का नेम क्या बनेगा, क्योंकि देखो क्या होता है जब रिलीज बनता है ना, रिलीज के टाइम पे ना ये साथ साथ ये जो रिलीज प्लगइन ना एक गिट का टैग भी क्रिएट कर देता है, ताकि फॉर कि आपका कोड जो है अर्काइव हो जाए उस पर्टिकुलर वर्जन के ऊपर। तो वो गिट में आपका गिट या गिटहब या कहीं पे भी आपका टैग बनाएगा वो, तो उस टैग का आपको नेम क्या रखना है। जैसे ही मैंने नेम भी जो है यहाँ पे देखो 1.0.0 से ही मैंने कर लिया है सिलेक्ट, ठीक है, सेम जो वर्जन था वही उसी नेम से मैं टैग भी बनवाऊंगा अपना। देखो अब अगला क्या है, ये है यूजर नेम। यूजर नेम है, किसका यूजर नेम है, ये आपके गिट का जो होस्टिंग टूल है आपका, विच मीन्स हमारे केस में गिटहब है, तो गिटहब का जो यूजर नेम होगा आपको यहाँ पे वो आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको ये जो ये कमांड है ना, इसको रीड एंड राइट का एक्सेस चाहिए होगा आपके कोड रेपोजिटरी का, तो इसलिए हम ये यहाँ पे यूजर नेम दिया। और यहाँ पे एज अ पासवर्ड में क्या आएगा, पासवर्ड में वो टोकन आया था जो हमने अभी अभी बनाया था, ये इसको आप कॉपी कर रखा था मैंने यहाँ पे, देखो ये सेम ये पेस्ट कर दिया है पासवर्ड, मतलब ये एज अ पासवर्ड के अंदर चला जाएगा आपका ये टोकन। और ठीक है, और अगला पैरामीटर है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने पास किया क्या है, देखो स्किप टेस्ट के पास कर दिया, ताकि जिससे कि जब ये रिलीज चलेगी ना, रिलीज के जब क्योंकि ये बिल्ड करता है दोबारा से आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, तो बिल्ड करते टाइम ये दोबारा ये ना स्किप आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि देखो रिलीज के केस में ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया भी था कि रिलीज जब हो रहा है ना उस टाइम पर आपका टेस्ट केसेस रन नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले ही हो चुके होते हैं। जब भी आप क्लीन इंस्टॉल चला रहे हो या कंपाइल के बजाय कभी टेस्ट चलाते हो ना, उस टाइम पे आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं टेस्ट केसेस। वो यहाँ पर रिलीज के टाइम पे आप कभी इस टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे होते उस टाइम। तो रिलीज का क्योंकि देखो रिलीज जब की बारी जब आती है ना, जब एकदम आपका कोड जो है एकदम फाइनलाइज हो चुका होगा, और जब उस टाइम आपका होगा कि हाँ अब आप इस कोड को जो है प्रमोट कर दो, इसको इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर बना दो इसको, तो ये चीजें होती है राइट। देखो इसलिए हम इसके टेस्ट को यूज करते हैं जब भी हम रिलीज बना रहे होते हैं, ठीक है। और हाइफन भी यूज कर रहे हैं फॉर द बैच मोड, कि बैच मोड में ये कमांड रन हो। ठीक है, अब मैं इसको एज इट इज जो है कॉपी कर लेता हूँ, और इसको देखो इसको इसको रन करेंगे हम। देखो यहाँ पे इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कर लेते हैं, उसी जगह पे रहे हैं हम अभी भी। एलएस करते हैं, एलएस के अंदर हमारी फाइल्स की रूट लोकेशन पे हैं, और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं अभी कमांड। और देखो ये जो कमांड है ना, देखना ये फेल होगी। मैं इस वजह से अभी दिखाना चाह रहा हूँ, फेल कहाँ होगी वो दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, देखो फेलियर आ गया ये देखो ये। और ये देखो कहाँ आया है फेलियर दिखाएगा, देखो ये देखो ये लाइन पढ़ो आप, क्या आया है कि कैन नॉट प्रिपेयर द रिलीज बिकॉज यू हैव लोकल मॉडिफिकेशन, विच मीन्स अगर हम जाएं अपने VS कोड एडिटर के अंदर, देखो हमने क्या किया था, हमने कुछ जो थे अपने लोकल मॉडिफिकेशन विच मीन्स ये SCM जब ये डाला था ना, तो ये इसके अंदर हमने सेव तो कर दिया था, लेकिन उसको हमने कमिट नहीं किया था। तो ये उसको हमें रोक रहा है कि भाई आपका ये कमिट नहीं है, कमिट अगर कमिट नहीं है तो ये आपको रिलीज नहीं कर देगा। देखो ये वन ऑफ द चेक है इसका, रिलीज प्रिपेयर का, राइट, मैं दिखाना चाह रहा था इसी वजह से। ठीक, अब मैं इसको जरा कमिट और कर लेता हूँ। देखो इसके अंदर एक रिलीज प्रॉपर्टी के नाम की भी फाइल बन गई है, राइट। अब देखो यही चीज है, अब देखो रिलीज प्रॉपर्टी की रिलीज के प्रिपेयर आधा चला आधा रुक गया, अब ये जो रिलीज प्रॉपर्टी बन गई है ना, अब इसको भी क्लीन करना होता है, तो इसकी एक कमांड होती है रिलीज क्लीन होती है ना, उसको भी चला लेते हैं जिससे ये हट जाएगी हमारी एम्बियन रिलीज क्लीन। ठीक है, ये हो गया, ये हट गई होगी फाइल, देखो हमारी, देखो वो हट गई फाइल, है ना। अभी एक चेंज है इसके अंदर, ये जो है कमिट कर देते हैं इसको, कुछ भी कमिट डाल देते हैं, ठीक है, अपडेट फॉर्म डॉट एक्सएमएल। देखो वापस से उस कमांड को चला लेते हैं। देखो कई सारे, देखो इसमें कई सारे ऐसे चेक्स हैं वो हुए हैं, देखो यहाँ पे हमारा सक्सीड हो गया है, लेकिन देखो इसमें ये 17 आउट ऑफ 17, ये 17 आउट ऑफ 17 चेक्स किए हैं इसके अंदर। और हो सकता है ये तो मेरी परफेक्ट चल गई है, क्योंकि मैंने इसमें पहले ऑब्वियसली, अब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इस पे एक बार करके भी देखा था, टेस्ट करके सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीच बीच में चेक में फंसे भी। अब देखो पहले तो एक बार ये चेक कर लेते हैं ये प्रिपेयर कमांड ने करा क्या है, मैं फिर उसके बाद चेक्स में आता हूँ ऐसा, कि चेक्स क्या क्या हुआ है। प्रिपेयर कमांड देखो दो चीज करती है, एक तो आपका टैग बना देती है, गिट टैग बना देती है ना। गिट टैग बनाया होगा, देखो मैं चलता हूँ वापस से, अगर मैं रेपॉजिटरी के अंदर, ये आ गए हम रेपॉजिटरी के अंदर, देखो एक तो इसने आपका देखो ये वाला टैग, देखो ये वाला देखो
100, जो हमने देखो टैग में दिया था ना नेम कमांड में 100, ये इसने टैग बना दिया एक तो, विच मीन्स आपका कोड आर्काइव कर दिया इसने उस पर्टिकुलर वर्जन के लिए। दूसरी चीज इसने क्या करी है, आपकी जो जिस ब्रांच से आपने रिलीज कमांड चलाई है ना, उस ब्रांच के ऊपर नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन अपग्रेड कर दिया। मतलब एक कभी भी आपका फॉर एग्जांपल इस ब्रांच पे कभी भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा, तो आपका अब लेट सपोज कोई भी वर्जन जो है आपका, मतलब 1.00 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको रिलीज कर चुके हो। तो ये रिलीज प्लगइन क्या कहता है, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई आप जो है वापस से उसी वर्जन पे काम ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 1.00 आपने रिलीज कर दिया, कहीं ऐसा आपसे आप भूल ना जाओ, कहीं कहीं आपसे कोई ये चीज मिस ना हो जाए कि भाई वर्जन अपग्रेड करना था, तो मेवन क्या करता है, ये आपके लिए खुद ब खुद ना वर्जन जो है अपडेट करके दे देता है। अब एक चीज और हो सकती है, देखो हाँ इस चीज पे वैलिड पॉइंट है कि ये कंफर्म नहीं है कि हमारा आपका नेक्स्ट वर्जन जो होगा ये क्या यही होगा, ये इसी से बनेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। बस मेवन ना इसको सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू मेक श्योर कि आप जब भी नेक्स्ट डेवलपमेंट करोगे इस ब्रांच के ऊपर, तो आपका ये ना हो कि आपने उसी अपने प्रीवियस वाले रिलीज वर्जन के ऊपर आप डेवलपमेंट करते जा रहे हो। तो इस वजह से जो है ये आपको जो है एक नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन ना अपग्रेड कर दे देता है। बस ये देखो हमने कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा, इसने क्या किया, देखो लास्ट की जो बिट थी ना उसी को इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये हमेशा यही करता है बाय डिफॉल्ट, आपकी लास्ट की जो बिट है ना उसको इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, ये दो काम करे हैं इसने हमारे लिए प्रिपेयर ने। और एक जो तीसरा काम है ना आर्टिफैक्ट पब्लिश करना, है ना, जो हमने डिप्लॉय कमांड से करा था लास्ट वीडियो के अंदर, वो होता है परफॉर्म कमांड के अंदर, वो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन अभी इससे पहले जल्दी से ना वो जो चेक्स चले थे ना, वो जरा चेक्स देख लेते हैं जल्दी से। ये वो 17 चेक्स, देखो यहाँ पे 17 चेक्स चले हैं यहाँ पे, और या फिर 17 चेक्स कह लो या फिर कुछ एक का ऑपरेशन है टोटल, वो इसने करे हैं इसने प्रिपेयर कमांड ने। एक बार ना जल्दी ये देख लेता क्या क्या हुआ है। देखो इसके अंदर कुछ ना फॉर्म की चेकिंग हुई है, देखो एससीएम चेक मॉडिफिकेशन हुआ है ना। नंबर 3 क्या हुआ है, चेक डिपेंडेंसी स्नैपशॉट हुआ है। देखो ये वाला चेक्स क्या होता है कि कोई भी डिपेंडेंसी का वर्जन ना नॉन रिलीज वर्जन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई डिपेंडेंसी का वर्जन डाला हुआ है 5.0 हाइफन स्नैपशॉट, तो क्या होगा ना, अगर ये डाला होगा ना तो आपका इसी के स्टेप के अंदर वो फेल कर देगा और दिखा देगा कि भाई आप ये स्नैपशॉट का वर्जन तो डाल ही नहीं सकते डिपेंडेंसी के अंदर। वो हमेशा एक रिलीज वर्जन होना चाहिए जब भी आप रिलीज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने क्या करा, एक बैकअप बना दिया फॉर्म का। जैसे एक और चेक है, जैसे कि अगर मान लो लेट सपोज हमने इसे यहाँ पे ये टैग बनवाया ना इससे 1.0.0, है ना, अगर मान लो लेट सपोज मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये गिट रेपोजिटरी के अंदर ये टैग बना हुआ था और मैं सेम बाय मिस्टेक मैंने ये वाला टैग दोबारा से डाल दिया बनवाने के लिए, तो ये वहां पर भी कहीं ना कहीं ये फेल कर जाता है। कहीं ना कहीं एक स्टेप आता है वहां पे, ये वहां पे आपको शो कर देगा कि ये टैग तो ऑलरेडी बना हुआ है भाई, ये इसको मैं नहीं कर सकता रिलीज दोबारा से। तो देखो कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं इसके, है ना। तो ये चीज है। और एक बारी ना क्विकली मैं दिखा भी देता हूँ, हो सके तो आपको आर्टिफैक्ट्री के ऊपर, आर्टिफैक्ट्री पे देखना वहाँ पे अभी ना कुछ पब्लिश भी हुआ नहीं होगा। मैं एक बार इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, क्योंकि ये देखो प्रिपेयर मैंने जो दिखाया है सिर्फ और सिर्फ टैग बनता है हमारा, और प्रिपरेशन होती है पूरी की पूरी, और चेक्स चलते हैं, और आपका नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन अपग्रेड हो जाता है, पब्लिश नहीं होता। देखो ये पब्लिश हुआ ही नहीं, ये तो पहले भी 001, ये तो पहले का भी वर्जन पड़ा है। वापस से अब चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी इस मेवन रिलीज प्लगइन को, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रिपेयर कमांड तक कर दिया था। प्रिपेयर के लिए क्या क्या चाहिए, हमें कोड रिपोजिटरी के अंदर क्या क्या चेंज करना था, कमांड क्या चलानी थी, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, तो हमने सब कुछ देख लिया था। अब जो नेक्स्ट कमांड होने वाली है वो है रिलीज परफॉर्म की कमांड, है ना, उसको चलाते हैं। ठीक है, हमने देखो लास्ट में, देखो यही वाला टर्मिनल में अभी भी ओपन किया हुआ है जो लास्ट वीडियो में किया था, प्रिपेयर तक चला दिया था। अब इसके बाद बस मुझे क्या करना है, जब भी आपका प्रिपेयर चल जाए, ये प्रिपेयर सक्सेसफुली चल जाए, फिर आपको ना परफॉर्म वाली कमांड चलानी है। परफॉर्म की कमांड क्या है, ये भी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, वो दिखा देता हूँ। देखो ये रही एम्बियन रिलीज परफॉर्म। अब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर जानने वाले हैं, ये जाना है एक तो यूजर नेम, ऑलरेडी यूजर नेम मस्ट है, यूजर नेम यहाँ पे भी, अगेन यहाँ पे वही पासवर्ड के अंदर आपका टोकन आ जाना है, राइट। और फिर आप आर्ग्यूमेंट के अंदर स्किप टेस्ट भेज दोगे, एंड देन हाइफन बी, एंड एज अ बैच मोड आपकी इसको ही कमांड चलानी है। इसके अंदर आपने देखो, इसके अंदर क्या दो हमने नहीं भेजे हैं, वो है रिलीज वर्जन और गेट टैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी काम हो चुका है इन दोनों पैरामीटर्स को भेजने का, कि वो प्रिपेयर के अंदर ही हो गया, तो इन दोनों की जरूरत है ही नहीं।
तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसको अब जरा कॉपी कर लेते हैं, और याद रखना इसमें ना कुछ ऐसा स्पेसेस वगैरह ना हो, कुछ ऐसी कमांड या अगर ब्रोकन आपने कुछ ऐसी डाल दी ना तो हो सकता है ये फेल हो जाए, और फेल होने पे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको ये। तो ये याद रखना, थोड़ा सा ना इस पे अच्छे से ध्यान देना, ये कमांड को ना ठीक से कॉपी अपना लिखो, कुछ भी इसमें ऐसा कमांड में ना कुछ ब्रोकन कमांड ना आप डालो वहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस परफॉर्म कमांड को, और लगा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो स्टार्ट हो गई है अपलोडिंग होना अब इसमें। ठीक है, देखो ये जो है अपलोड हो गया है। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया है यहाँ पे इसने तो, लेकिन इसने थोड़ी देर बाद कर भी दिया। यहाँ पे अपलोड हो गया है ये। अब एक बार इसको वेरीफाई और कर लेते हैं क्या ये आ गया है वहाँ पे आर्टिफैक्ट्री में। अब ये आर्टिफैक्ट्री में जाते हैं, इसमें आ गए आर्टिफैक्ट्री में रिलीज लोकल। पहले एक बार रिफ्रेशर कर लेते हैं इसको। रिलीज देखो ये आ गया 1.00, ठीक है ना, ये वाली आ गई हमारे पास। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो परफॉर्म कमांड चलाई है, परफॉर्म कमांड जो है हमेशा आपकी प्रिपेयर कमांड के बाद चलेगी। तो जो पिछली वीडियो में जो सारे स्टेप्स थे वो ज़रूर फॉलो करना। और एक चीज़ और, जो परफॉर्म कमांड में जो, क्योंकि इसमें देखो आप ये सब कुछ पब्लिश हो रहा है कहाँ पे, आर्टिफैक्ट्री में। और आर्टिफैक्ट्री में पब्लिश करने के जो सारे स्टेप्स डिप्लॉय कमांड के लिए थे ना, वही सारे स्टेप्स यहाँ पे भी होंगे, विच मीन्स वो आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ये सब था ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हमने सेट किया था, और एक सेटिंग डॉट एक्सएमएल सेट की थी। वो सब वो सारे स्टेप्स भी आपके यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगे यहाँ पे, कि अब क्योंकि जो मैंने जो वीडियो बनाई है वो स्टेप्स फॉलो करें, कि मैंने डिप्लॉय कमांड चलाई, डिप्लॉय कमांड के लिए जो स्टेप्स किए थे वो रेपोजिटरी के अंदर वो पहले से ऑलरेडी अप्लाइड थे, और उसके बाद रिलीज के लिए हम मैंने स्टेप्स अप्लाई किए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना ज़रूर, कभी ऐसा मत करना जो मैंने स्टेप्स इस वीडियो में बताया सिर्फ वही फॉलो कर दो, है ना। कहीं वो पिछले वाले ना करो, पिछले वाले भी जरूरी हैं स्टेप्स। राइट। अब एक बार जल्दी से क्विकली जो दो तीन और हैं इसके ऑप्शन, वो और देख लेते हैं। देखो एमवीएन रिलीज क्लीन वाली जो थी, ये वाली जो कमांड थी हमारी, हमने ये तो प्रीवियस वीडियो के अंदर देख ही लिया था ना, कि क्लीन करने के लिए होता है, क्लीन अप आफ्टर रिलीज प्रिपरेशन। कि अगर इसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसको क्लीन कर सकते हो, है ना। और अब एक तो इसको देख लेते हैं रोल बैक को, रोल बैक क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे कि ये इस वाले को ही दोबारा से प्रिपेयर कमांड चलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये प्रिपेयर वाली चल जाएगी सक्सेसफुली। अब लेट सपोज प्रिपेयर के टाइम, प्रिपेयर होने के बाद ना आपके कुछ ऐसा इश्यूज आ गए कि भाई आपको ये रोल बैक करनी है, आपको वापस लेके जाना है, आपको ये रिलीज करना नहीं है अभी। तो यहाँ पे कमांड होती है एमवीएन रिलीज रोल बैक। यहाँ पे देखो इस प्रिपेयर कमांड तक अगर मैं जाऊँ ना, आपको दिखाऊं, यहाँ पे टैग बन चुका होगा, यहाँ पे आपका रेपॉजिटरी के अंदर जो है आपका नेक्स्ट वर्जन अपग्रेड भी हो चुका होगा। देखो यहाँ पे देखो ये 1.0.1 ये वाला टैग बन भी गया। ब्रांच के अंदर मैं जाऊँ, यहाँ पे इवन पुश भी हो गया है, देखो यहाँ पे पुश हो गया, दिखा देता हूँ pom डॉट एक्सएमएल। देखो ये 1.0.2 हाइफन स्नैपशॉट है ना। अब ये होता है कि रोल बैक यहाँ पे क्या है, अब इस स्टेप तक सिर्फ और सिर्फ रेपॉजिटरी के अंदर चेंज हुआ है, आर्टिफैक्ट्री में कुछ पब्लिश नहीं हुआ। तो इस स्टेज तक आप जो है रोल बैक कर सकते हो, तो इस कमांड को आप चला दोगे। अब मैं देखो एमवीएन रिलीज रोल बैक, तो ये क्या करेगा, रोल बैक कर देगा आपका वो चेंजेस। और अगर मैं जाऊं, अब देखो इसने कर दिया रोल बैक। ये आ गए हम वापस, और इसमें आ जाते हैं, दिखा देता हूँ मैं इसको, रिफ्रेश किया। एक तो आपको दिखाते हैं पहले इस फॉर्म, इसमें ब्रांच का फॉर्म वर्जन, ब्रांच का फॉर्म वर्जन क्या है, क्या देखो वापस से वही वाला आ गया। दूसरी चीज दिखाते हैं टैग, टैग क्या, वो टैग अभी भी है, देखो टैग भी हट गया वो, है ना। तो देखो ये रोल बैक इसके लिए यूज किया जाता है। और एक बार अब जल्दी से आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो अब ये जो बाकी के सारे स्टेप्स बच गए, देखो हमने चार चीज कवर कर दी। क्लीन देखो छोटा सा चीज है, क्लीन आपने देख ही लिया, प्रिपेयर प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया हमने, परफॉर्म देख लिया इस वीडियो के अंदर, रोल बैक देख लिया। अभी जो बाकी के जो बच्चे हैं ना, ये बड़े बड़े सिंपल सिंपल से ऑप्शन है, ये पता है इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं। आप इसको जाओ ना, इसमें जाकर इनकी डॉक्यूमेंट में जाके हो सके तो इनके बारे में पढ़ लेना, मैं इतना रिकमेंड करूंगा, लेकिन ना ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते।
और ये कुछ तो ऐसे हैं इसके अंदर, कुछ डेप्रिकेट हो चुके हैं, जैसे ये वाला एक डेप्रिकेट हो चुका है, ये बहुत पहले यूज हुआ करता था, अब ये यूज ही नहीं होता। ये बहुत सिंपल सिंपल से ऑप्शन है, मतलब मेन मैं अगर बताऊँ ना आपको, एक ये प्रिपेयर, दूसरा परफॉर्म, और रोल बैक, हमारा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है रोल बैक कर दो, और क्लीन के लिए अगर आप क्लीन अप करना है, बस ये चार है मेन हमारे पास। सो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मेवन प्रोफाइल का टॉपिक। मेवन प्रोफाइल का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कई बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है मेवन प्रोफाइल का यूज़ करना, तो वहाँ पे ठीक। मेवन प्रोफाइल जो एक बहुत ही ना बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, जो कि क्या करता है, आपके कस्टमाइज बिल्ड के लिए आपको हेल्प करता है रिस्पेक्टिव टू योर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सिनेरियो है, तो उसके लिए बिल्ड थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अच्छा, सिनेरियो टू, उसके लिए बिल्ड मुझे, अच्छा मुझे बिल्ड कराना है, मुझे उसके लिए डिफरेंट करानी है बिल्ड कुछ, है ना। तो इस टाइप से ये थोड़ी सी आपको कस्टमाइजेशन दे देता है आपको बिल्ड कराने के लिए। अपने डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट हुआ, डिफरेंट सिनेरियोज हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बिल्ड को जो कस्टमाइज कर सकते हो। अब मतलब एक मान लो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कस्टमाइज बिल्ड कैसे हो सकती है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, किसी में डिपेंडेंसी, अच्छा इस केस में डिपेंडेंसी अलग जा रही है, इस केस में प्रॉपर्टीज अलग जा रही हैं, इस केस में कुछ डीबी की डिटेल्स अलग जा रही हैं, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है ना। ये इस टाइप से आपको कस्टमाइज करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ऐसी वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा वो होती है, ज़रूरी भी होती है, वहाँ पे तो होती ही होती है, पक्का होगी। और वहाँ पे मेवन प्रोफाइल एक ऐसा, एक तरह से काइंड ऑफ सेवियर काइंड ऑफ मतलब वर्क करता है वहाँ पे तो। ठीक है, और हमने ये व्हाट इज मेवन प्रोफाइल, हमने बेसिक्स इसके बारे में देख ही लिया कि हाँ, ये एक तरीके से डेफिनेशन आप देख सकते हो कि ये फॉर्म में डिफाइन करी जाती है, और आपकी किसी एक्सटर्नल फाइल में भी की जा सकती है, और ये आपकी आपकी बिल्ड को जो कस्टमाइज करने के लिए हेल्प करता है। वेयर टू डिफाइन दिस प्रोफाइल, अब देखो यहाँ पे हमारे पास थ्री ऑप्शन है। पहला तो ये डायरेक्ट आप फॉर्म के अंदर डिफाइन कर दो, ठीक है, जो प्रोजेक्ट का इस फॉर्म लिखी है उसी के अंदर आप वहाँ पे प्रोफाइल डिफाइन कर दोगे, वहाँ पे आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल, मतलब यूजर स्पेसिफिक या ग्लोबल आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो कि भाई कितने भी प्रोजेक्ट चलते रहे मेरे सिस्टम में, मेरी सिस्टम सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल है, मतलब यही प्रोफाइल वो पिक करेगा हर बार, चाहे कितने भी प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है। और एक थर्ड ऑप्शन है कि हम एक्सटर्नल प्रोफाइल, मतलब एक्सटर्नल फाइल के अंदर हम रख दें, और वहां से मतलब उसको पिक करते रहें, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल एक जगह पे हमारी सारी प्रोफाइल लिखी हुई है एक प्रोजेक्ट के अंदर, और हमारे प्रोजेक्ट 1 2 3 ये 4 5 प्रोजेक्ट हैं, वो उसको जो है एक तरीके से इंक्लूड करके यूज करता रहेगा, मतलब ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अब इसके अंदर है कि एक प्रोफाइल एक्टिवेशन। प्रोफाइल एक्टिवेशन कैसे होती है कि भाई मतलब हो सकता है कि मल्टीपल प्रोफाइल होंगी, तो मतलब किस तरीके से ऐसी चीजें वर्क होंगी, है ना। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या है, पहला ऑप्शन है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मीन्स कि जब हम कमांड रन करते हैं मेवन क्लीन इंस्टॉल या मेवन क्लीन डिप्लॉय, तो उस कमांड के अंदर ही हम हाइफन पी फ्लैग करके उस प्रोफाइल का नेम लिख सकते हैं, उससे वो प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली, कि आप अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, कंडीशन है कि कोई भाई ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, अगर ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो तो अच्छा प्रोफाइल वन एक्टिवेट हो जाए, अच्छा ये वाला पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो तो प्रोफाइल मतलब P2 ये वाली सेट ये अब एक्टिवेट हो जाए, तो वो वाली चीज होगी। और एक ये भी हो सकता है कि ओएस है, ओएस स्पेसिफिक भी आज कर सकते हो, अच्छा कि ये बिल्ड जो है मतलब विंडोज में चल रही है, लिनक्स में चल रही है, तो अच्छा तो इसके लिए ये वाली प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाए। कुछ फाइल का एग्जिस्टेंस से भी आप प्रोफाइल को एक्टिवेट करा सकते हो, अच्छा ये प्रोफाइल प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करती है तो ये वाली प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाए। और तीसरा ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्टिवेशन एक टैग होता है, वो हम लगा देंगे, तो वहां से प्रोफाइल जो है हमारी एक्टिवेट हो जाती है। अभी तक हमने देखो दो तीन चीजें देखी है, प्रोफाइल एक्टिवेशन, ये कि डिफाइन का करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो कि भाई ये क्या क्या चीज बता दी प्रशांत आपने, है ना। तो एक बार ये चलते हैं, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल में कि कैसे हम इसको प्रोफाइल जो है लिखी जाती है, ठीक। ठीक है जी, देखो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ज्यादातर मोस्टली मैंने प्रोफाइल का एग्जांपल ही लिया है। तो देखो यहाँ प्रोफाइल इस तरीके से लिखी जाती है ना। ये आपका प्रोफाइल्स का एक टैग आ गया, उसके अंदर जो है हर एक प्रोफाइल का एक टैग आ गया, और उसके अंदर आपने सारी डिटेल्स डाल दी। अब क्या डाला है देखो, हर एक प्रोफाइल के अंदर एक तो देखो ये आईडी, आईडी क्या होता है, इससे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यही जो है एक तरीके से प्रोफाइल जब भी हम एक्टिवेट करा रहे होंगे ना एक्सप्लिसिटली हाइफन पी का फ्लैग, तो यही वाला नेम हम यूज करेंगे प्रोफाइल के अंदर। और देखो यहाँ पे जो एक्टिवेशन टैग डाल दिया, विच मीन्स कि मैं अगर चाहे कुछ फ्लैग डालूं या कुछ ना करूं, एक्टिवेशन कुछ भी ना डालूं, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली जो है प्रोफाइल एक्टिवेट रहेगी, ठीक है, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज होंगी,
ठीक। और देखो अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं, प्रॉपर्टीज आ गई, डिपेंडेंसीज आ गई। अब इसका मतलब क्या है पता है? अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक ये वाला केस है, जैसे ये वाला केस है कि भाई डेव वाला जो प्रोफाइल है, मेरे पास एक केस है कि भाई एक डेव इन्वायरमेंट है, उसके लिए ना ये वाली पर्टिकुलर डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है, और बाकी केस केस के लिए नहीं चाहिए। बाकी मुझे प्रोडक्शन के पे जाऊंगा तो बाकी प्रोडक्शन के केस में मुझे जे यूनिट वाली डिपेंडेंसी ना डालनी मुझे, है ना। तो उस केस के केस में क्या होता है कि पर्टिकुलर उस अगर आप इन्वायरमेंट के लिए आप ये बिल्ड बना रहे हो तो वहां पे वो अपनी बिल्ड को कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब समझे ये वाली चीज। तो यही वो चीज है कि अब मैं जब भी अपने डेव इन्वायरमेंट पे ये बिल्ड बना के लिए टेस्ट कर रहा हूँ बिल्ड, तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये अच्छा, तो ये वाली डिपेंडेंसी है तो ये वाली डिपेंडेंसी भी आ जाएगी, और बाकी जो प्रोजेक्ट के अंदर अदर डिपेंडेंसी है वो तो आनी ही आनी है ना। तो ये आपकी प्रोफाइल स्पेसिफिक वाली चीज आ जाती है। तो आप प्रोफाइल को एक्टिवेट कर देते हो, वहां से वो चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं फॉर्म के अंदर, और वो आपकी बिल्ड बन जाती है उसकी स्पेसिफिक। ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारे पास सेकंड प्रोफाइल है, टेस्ट प्रोफाइल, है ना। ये एक तरीके से अब अगर मान लो टेस्ट इन्वायरमेंट है, टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए क्या है भाई, देखो अच्छा उसने क्या कहा, देखो ये मोकिटो वाली डिपेंडेंसी आ जाए हमारे उसके अंदर, ठीक है, तो ये उसके इसमें डिपेंडेंसी चली जाएगी। अब देखो प्रोडक्शन के अंदर, देखो प्रोडक्शन के अंदर ये वाली जो ये मोकिटो हुई, है ना, ये और ये वाली ये जे यूनिट वाली हुई, ये एक तरीके से टेस्ट केसेस के लिए डिपेंडेंसी यूज होती है। अब ये मैं ऑब्वियसली ये मैं बिल्ड जो मेरी प्रोडक्शन में जाने वाली है उसमें तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा। तो देखो वही है, प्रोडक्शन के अंदर आपको ये वाली डिपेंडेंसी ही नहीं दिखने वाली ना। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये केस है हमारा। ठीक है। और देखो यहाँ एक्टिवेशन के लिए बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन कौन सा है, बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन ये है हमारा। और अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करूँ, जब मैं मेवन क्लीन इंस्टॉल या मेवन क्लीन डिप्लॉय या मेवन रिलीज की कमांड चलाऊंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट मेरा ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऑब्वियसली अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे यूनिट टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे प्रोफाइल मेंशन करूंगा -p टेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट है कि एक रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल देखते हैं ना, डेमो करके भी दिखाता हूँ मैं उसके अंदर, अपना एक एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर चला के दिखाऊंगा आपको प्रोफाइल्स वगैरह ना। एंड देखो अब सिनेरियो क्या है कि हमारा हम एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं दैट नीड्स टू कनेक्ट टू डिफरेंट डेटाबेस फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, विच मीन्स मैं डेवलपर हूँ। मैं डेवलपर तो मेरे लिए जो डेटाबेस कनेक्ट करेगा जब डेवलपर टेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए डेटाबेस अलग है। टेस्टर जब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो उसके लिए जब डेटाबेस है वो अलग है, क्योंकि यूनिट टेस्ट केसेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपका डीबी से कनेक्ट होता है कोड जो है, फिर वहां पर को टेस्ट केसेस कुछ ना कुछ डेटा वहाँ पे राइट करेगा, रीड करेगा, कुछ इस टाइप से होगा। और एक प्रोडक्शन का डेटाबेस होगा, तो ऑब्वियसली वो ऐसा डेटाबेस है उसके अंदर आप ना टेस्ट करोगे ना ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते ऑब्वियसली, ठीक है। जब रिलीज करोगे तब वो उसको प्रोडक्शन का डेटाबेस आप उसके अंदर सेट करके भेजोगे। तो ये वाला एग्जांपल है हमारे पास। ठीक। अब मैं चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो हम यहाँ पे अपने पहले उस वाले कोड पे आ गए जो करंट हमने कोड जो है लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था। उसके अंदर देखो क्या था, अगर मैं जाऊं, डेटाबेस की डिटेल हमने मेंशन करी थी, वो करी थी हमने रिसोर्सेज में की थी, मेन में गया मैं, एंड रिसोर्सेज में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने मेंशन की थी, अगर मैं इसको आपका मेवन क्लीन इंस्टॉल चलाऊं, मेवन क्लीन टेस्ट चलाऊं, मेवन क्लीन आपका डिप्लॉय या कोई सी भी चलाऊं, वहां पे हर केस में जो है डीबी जो है इसी से कनेक्ट करने वाला है। चाहे कोई यूनिट टेस्ट केसेस भी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे ना, वो इसी केस में इस डीबी को कनेक्ट करेगा। तो इसीलिए देखो ये वाला सिनेरियो मैंने एक लिया है कि भाई जो कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में यूज भी होता है, यही वाला सिनेरियो कि आपका टेस्ट में डिफरेंट डीबी से कनेक्ट होता है, डेव के लिए डिफरेंट डीबी कनेक्ट होगा, और आपका ये प्रोडक्शन के लिए जब जाएगा तो उसके लिए डिफरेंट डीबी से कनेक्ट होके जाएगा वो। ठीक है। तो अब ये चीज़ है, ये कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने ना ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से लिख दी हैं। अब मैं इसमें आऊँ, देखो मैंने क्या क्या चेंज किया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये मैंने प्रोफाइल मेंशन करी है ना, ये प्रो डेवलपर और टेस्ट की मैंने प्रोफाइल कर, मैंने अभी जो है प्रोडक्शन वाली डाली नहीं है, मैंने सिर्फ दो ही प्रोफाइल डाली है, डेव एंड टेस्ट। मतलब ये वाला एग्जांपल डेव और टेस्ट वाला भी देख लेंगे ना, आपको उससे भी समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो रहे होंगे चीज़ें। ठीक है। देखो प्रोफाइल ऐड करी है एक तो मैंने प्रोफाइल का सेक्शन, और दूसरा मैंने ना ये चीज़ और ऐड करी है एक्स्ट्रा, वो है ये आपका ये वाली चीज़। ये भी आप ये सब कुछ जो है अपने कोड, आप कोड से रेफर कर लेना, ये मैं रेपोजिटरी का लिंक लगा दूंगा आपकी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अब देखो ये कैसे, यहाँ पे मैंने देखो जो डीबी डिटेल वहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में थी वो मैंने यहाँ लिख दी है ना, प्रोफाइल के अंदर ये वाली डेव की प्रोफाइल,
उसके अंडर कि भाई ये जब जब डेव एक्टिवेट होगा तो उसके लिए ये वाली डीबी प्रॉपर्टी यूज हो जाए, और जब टेस्ट एक्टिवेट होगा टेस्ट प्रोफाइल तो उसके लिए ये वाली डीबी डिटेल एक्टिवेट हो जाए, है ना। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे डिटेल्स डाल दी और वहाँ पे जो है अपना एक प्लेस होल्डर लगा दिए, जिससे जब भी एक्टिवेट होंगे ये आपके प्रोफाइल, और वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स को पिक करके वो अपना वो चलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब एक बारी मैं जाऊं पॉम में दोबारा से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेव के लिए आपका डीबी मैंने डिफरेंट कर दिया है, माई ब्लॉक डीबी, और टेस्ट के लिए क्या कर दिया, टेस्ट ब्लॉक डीबी। और दोनों केस में मैंने यूजर जो है डिफरेंट कर दिया है। हाँ, डेव के लिए प्रशांत यूजर है और टेस्ट के लिए टेस्ट यूजर है, ठीक है। अब एक बारी ना मैं जरा इस वाले दोनों डीबी को दिखा देता हूँ, दोनों डीबी में है क्या क्या ऑलरेडी पहले से। अगर मैं जाऊं, ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो इस वक्त, ये वाला जो हमारा टेस्ट डीबी है ना, टेस्ट डीबी के अंदर ये वाला डेटा पड़ा है थोड़ा सा। अगर देखो ये, है ना। और अगर मैं माई ब्लॉग वाले डीबी में जाऊं तो उसके अंदर ये वाला डेटा पड़ा है, जिसमें प्रशांत प्रजापति ऑथर है, 2 एंट्रीज हैं। और टेस्ट वाले में ये थी बॉब एंड विलियम, ठीक। अगर मैं आऊं इसके अंदर, इसमें आया मैं, और अगर इसमें इसमें अभी चलाता हूँ, क्या चलाएं अब इसमें हम, इसमें चलाते हैं, कमांड चलाते हैं मेवन क्लीन पैकेज, और उसके अंदर डेव प्रोफाइल से चलाएंगे, है ना। और डेव प्रोफाइल से चलने का जो पैकेज बनेगा ना, उसको एक बारी क्विकली रन करके भी देख लेंगे। अगर मैं आता हूँ इसमें टर्मिनल में आ गए हम, देखो मेवन क्लीन पैकेज। और क्योंकि एक्टिवेशन बाय डिफॉल्ट है, अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल मेंशन भी ना करूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट इस वाली डेव प्रोफाइल को ही पिक कर लेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेवन क्लीन पैकेज, और ऑब्वियसली मुझे टेस्ट केसेस रन नहीं करने इसमें भी, तो मैं स्किप टेस्ट कर देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे करना है डेव प्रोफाइल से मैं पैकेज बनाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो जार बनेगी, ठीक है। मेवन क्लीन पैकेज हाइफन डी स्किप टेस्ट एंड यस कर देते हैं। अब इसमें देखो हमारा यस बिल्ड सक्सेस हो गया, कोई टेस्ट केस रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्किप करे हैं। और अब जो भी बन गया है पैकेज, इसको मैं एक बार चला के देख लेते हैं, जावा हाइफन जार, एंड देन पैकेज का नेम है हमारा, टारगेट के अंदर मिलेगा हमें वो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है। ये मैंने चलाया इसको, ठीक है। अब ये चलने लग गया है। अब जरा ये जार चलिए एक बार देख लेते हैं इसके अंदर डेटाबेस कौन सा कनेक्ट हो रहा है ना, इसमें डेटा कौन सा रहा है। अगर मैं इसमें आता हूँ थंडर क्लाइंट के, ठीक है, यही वाली वो चीज़ है, गेट है, गेट डिटेल डाल देते हैं। अब देखो ये जो आउटपुट आया वो क्या आया, देखो जिसमें प्रशांत प्रजापति एंट्री थी दो, वो उस वाले से कनेक्ट कर गया, और जो प्रशांत प्रजापति वाली एंट्री किसमें थी, वो थी हमारी आपकी इसमें माई ब्लॉक टीबी, विच मीन्स कि इस वाले डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है ये। इस वाले टेस्ट वाले का तो उसने कुछ देखा ही नहीं, है ना। अब मैं इसमें अगर जाऊं, अगर मैं टेस्ट वाले में जो एंट्री है ना, जरा एक बारी ना दोनों एंट्री को रिमूव कर देता हूँ, है ना। इसमें क्या मैं डिलीट कर देता हूँ इस दोनों के एंट्रीज को, ठीक है। दोनों एंट्री डिलीट, सेव डेटा चेंजेस, अब डेटा सेव हो गए हैं, दोनों एंट्रीज मैंने हटा दी हैं और ये एम्प्टी हो गया है। अब मैं चलता हूँ, अब वो चलाते हैं, टेस्ट केसेस चलाते हैं ना, और वो टेस्ट डेटाबेस से चलाएंगे। इसको जो है, इसमें से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट, ये वाली कमांड चलाते हैं मेवन क्लीन इंस्टॉल। तो इससे क्या होगा, टेस्ट केसेस तो रन होंगे होंगे हमारी टेस्ट डीबी से, और जो फाइनल पैकेज बनेगा ना उसको भी एक बार चला के उसमें देख लेंगे उसमें डेटा कौन सा आ रहा है ना, उससे भी वेरीफाई कर लेंगे आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मेवन क्लीन हाइफन टेस्ट, अब इसमें टेस्ट वाला की प्रोफाइल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखो इसमें टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसने बिल्ड सक्सेस कर दी है। अब इसके अंदर जरा जो पैकेज बन गया है, विच मीन्स जो टेस्ट प्रोफाइल से बनाया था ना, अब जरा उसमें चलते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या डेटा आता है। और एक बारी मैं आपको वापस से जाके उसमें भी दिखा देता हूँ क्या इसमें क्या आया है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको।
ये देखो इसके अंदर जो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए होंगे उसने कुछ राइट किया होगा। देखो ये बॉब एंड विलियम, वही सेम डेटा इसने एग्जीक्यूट करा है, वही उसने राइट कर दिया है ना। अब मैं अगर जो पैकेज बना होगा उसने वो इसी डीबी से कनेक्ट हुआ होगा, राइट, क्योंकि मैंने उस वाली टेस्ट प्रोफाइल को एक्टिवेट किया है वहाँ पे -p से। अब इसमें चलते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रन कर दी है। वापस से चलते हैं हम और इसमें सेंड कर देते हैं। ये देखो वही आ गया, देखो ये बॉब वाली आ गई, यहाँ पे विलियम वाला आ गया है ना। तो इसे टेस्ट वाले से कर लिया है कनेक्ट। तो इस तरीके से आप देखो, एक रियल वाला एग्जांपल हमने देखा, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट, आपकी बिल्ड को है कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट केसेस में। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। अदर अदर आप देखोगे ना, आप जब बड़े स्ट्रक्चर्स में जाओगे तो वहाँ पे और ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, वहाँ पे और ज़्यादा ये जो प्रोफाइल की जो डिटेल्स है। यहाँ पे तो अभी हमने देखो क्या किया है, अगर मैं दिखाऊं तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली हमने प्रोफाइल्स के अंदर डिटेल्स क्या जो डिफर करवाई हैं वो कराई हैं सिर्फ डीबी डिटेल्स की। आप जाओगे ना वहाँ पे आपकी बिल्ड प्लगइन्स, आपकी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज, कई सारी ऐसी चीजें आएंगी ना, बहुत सारी, जो वहाँ पे आपकी अलग अलग चीजें बन रही होंगी अलग अलग सिनेरियोज के लिए। ठीक है, अब देख जरा दो चार चीजें और क्विकली देख लेते हैं इसके अंदर। अब ये है यूज केसेस ऑफ मीवन प्रोफाइल। पहला यूज केस है कि एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, कि भाई डिफ यही वाला जो हमने ये देखा है कि डिफरेंट डेटाबेस हैं, यूआरएल्स हैं, क्रेडेंशियल्स होंगे और एपीआई एंड पॉइंट, ये अलग अलग हो सकता है, जो ये हमने एग्जांपल देखा भी। सेकंड हो सकता है कि आपकी आप डिपेंडेंसी, जो स्पेसिफिक डिपेंडेंसी को आप इंक्लूड एक्सक्लूड या प्लगइन्स हुए, इनको आप करवा सकते हो रिगार्डिंग टू योर आपका टेस्ट इन्वायरमेंट है, या कोई सी अलग अलग है। जैसे हमने वो एग्जांपल के अंदर देखा था कि उसके अंदर मॉकिटो एंड जे यूनिट जो थे डेवन टेस्ट प्रोफाइल के अंदर जा रहे थे, लेकिन प्रॉड प्रोफाइल के अंदर वो नहीं जा रहे थे, है ना। और एक केस ये हो सकता है कि देखो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बिल्ड्स आप बना सकते हो, कि भाई आप विंडोज़ के लिए बना रहे हो तो विंडोज़ वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके लिए कुछ डिफरेंट डिटेल्स जा रही हैं, और लिनक्स के लिए जा रही है तो लिनक्स के लिए बिल्ड हो रही है, तो वो लिनक्स के लिए कुछ डिटेल्स अलग जा रही हैं। और इसमें अंदर ये भी हो सकता है कि फीचर टॉगलिंग भी हो सकती है, कि भाई आप आपका फीचर इनेबल डिसेबल कर सकते हो ड्यूरिंग योर बिल्ड प्रोसेस, आपकी प्रोफाइल को यूज करते हुए। और अगला है कि एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका प्रोफाइल का यूज करते हुए जो आपकी एक्सटर्नल कॉन्फ़िग फाइल्स होती है, लाइक एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन YAML फाइल, कुछ भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर है, तो उसको भी आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। सम एडिशनल टॉपिक्स इन दिस, हमारे एक पहला आ जाता है प्रोफाइल इनहेरिटेंस, कि आपकी जो प्रोफाइल है, अगर आपका मल्टी मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट है ना, राइट, तो आपकी प्रोफाइल लेट सपोज पेरेंट फॉर्म के अंदर जो चाइल्ड फॉर्म, अगर मैं अपने पेरेंट फॉर्म मेंशन करूँ तो ये जो प्रोफाइल है वो इनहेरिट हो जाएगी, और आपकी जो भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी चाइल्ड फॉर्म के अंदर भी चली जाएंगी। अगला केस आ जाता है आपका कंडीशनल एक्टिवेशन। एक्टिवेशन कंडीशनल कैसे करा सकते हैं? पहला तो देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू, कि भाई ये अच्छा, ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये वाला ENV अगर टेस्ट सेट है, ENV की वैल्यू अगर टेस्ट है तो भैया तो ये वाला एक्टिवेट हो जाए, तो आप वो उसको इस तरीके से डाल सकते हो, है ना। दूसरा अगला एक्टिवेशन है कंडीशनल थ्रू OS सेटिंग्स, कि आपका ये OS जो है विंडोज 8 है, अच्छा विंडोज 8 की फैमिली का है, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। अच्छा लिनक्स का है तो भैया ये वाली एक्टिवेट हो जाए। अगला भी है कि कंडीशनिंग एक्टिवेशन करने का, कि फाइल एक्सिस्टेंस चेक कर लें हम इसमें इस तरीके से, कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो भैया एक्टिवेट हो जाए, अगर नहीं कर रही है तो नहीं होगी एक्टिवेट। एक है कि प्रोफाइल स्पेसिफिक रिसोर्स, कि आप प्रोफाइल स्पेसिफिक रिसोर्स भी आप सेट कर सकते हैं, कि भाई अगर ये वाली प्रोफाइल होगी तो इसके लिए ये वाला रिसोर्स यूज होगा, और ये वाली प्रोफाइल है तो इसके लिए ये वाला रिसोर्स यूज होगा, कुछ इस तरीके से। नाउ वी कैन टेक अ लुक टू दी सम बेस्ट प्रैक्टिसेस टू यूज द मेवन प्रोफाइल। पहला तो है यही कि कीप प्रोफाइल सिंपल, ज़्यादा ओवरलोडिंग ना करो प्रोफाइल्स की, टू मैनी कॉन्फ़िगरेशन ना हो, थोड़ी सी प्रिसाइज एंड कंसाइज तरीके से आप करो, कीप देम फोकस ऑन द स्पेसिफिक यूज केसेस। ठीक है। एंड दूसरा केस है कि आप जो प्रोफाइल की आईडी यूज करते हैं, जैसे हमने दिखाया था ना डेव टेस्ट प्लॉट, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसका मीनिंगफुल नेम होना चाहिए आपको, कुछ ऐसा ही नहीं कि आपने रैंडमली कुछ भी रख दिया, जैसे आप वेरिएबल के नेम, जैसे वेरिएबल के नेम चूज कर रहे होते हैं ना, वैसे मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा आगे चल के बड़ा ही कंफ्यूजन होंगी चीजें, कि अच्छा ये प्रोफाइल जो है किस पर्पस के लिए यूज है, मतलब एक प्रोफाइल की आईडी पता लग जाए ना, प्रोफाइल की आईडी देखे तो उससे ही पता लग जाए अच्छा ये इस पर्पस के लिए यूज हो रही होगी।
ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट है कि कंडीशनल एक्टिवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन ना करने की ज़रूरत पड़े। मतलब मैंने बहुत तो कैसे में देखा कि हम कंडीशनल एक्टिवेशन के थ्रू कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो ये प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाए, अच्छा ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये वाली चीज़ हो जाए। तो किसी किसी केस में होता है कि हाँ हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना ही पड़ रहा है कि हाइफन पी फ्लैग के साथ आपको कमांड के अंदर डालना पड़ रहा है कि भाई ये वाली एक्टिवेट कर दो। एक है कि एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ये वाली है कि आपकी जो प्रोफाइल्स हैं कि वो थोड़ा सा आपकी जो मेन फॉर्म है उसको क्लीन करने के लिए आपकी जो प्रोफाइल जो है वो आप एक डिफरेंट एक्सएमएल फाइल के अंदर मेंशन कर दो, और आपकी जो मेन फॉर्म है उसमें आपको उसको सिर्फ इंक्लूड कर लो, है ना। कुछ इस तरीके से, या आपने देखो ये वाली जो प्रोफाइल्स हैं, ये मतलब प्रोफाइल्स की सारी सारी डिटेल जो है अपने अलग अलग प्रोफाइल ये फाइल्स के अंदर मेंशन कर दी हैं किसी अलग लोकेशन के ऊपर, और आपकी जो मेन फॉर्म है उसके अंदर ये सिर्फ आपने इंक्लूड कर दिया देखो प्रोफाइल्स के टैग के अंदर। तो इस तरीके से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बन जाती है आपकी, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं दिखेगी आपकी फॉर्म के अंदर, है ना। और एक है लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली कि आपकी जो जितनी भी प्रोफाइल है आप ऐड कर रहे हो, तो सारी प्रोफाइल की सारे केसेस जो है टेस्ट करके ही उसके अंदर ऐड करके आप उसको डालो। ये नहीं कि बस आपने ऐड तो कर दी लेकिन कभी उसे टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं। हमने पूरा सारा का सारा मेवन प्रोफाइल को जो कवर कर लिया सारी चीज़ें, थोड़ा एक वैसे एग्जांपल भी देखा, तो इसको जो है थोड़ा सा ना चीज़ों को आप ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर करो, उसके बाद ही चीज़ें ना अच्छे से क्लियर होती हैं। और मैं सारे लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको गो थ्रू भी कर लो ना, कोड गो एंड इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को भी। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। So thank you for watching, and if you like the content, please do like, share, and subscribe. And also, if you have any question, any doubt, please comment down below.